So everybody can see us and नजर आ रहे हैं हम सबको? जी, I would guess so. Okay. All right. Faisal sir, you want to kick it off and then I'll. नहीं जी, it's all yours. You're the moderator. Okay. We're at your All right. beck and Okay. call. All right. जी. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome everyone. इस वेबिनार पे जिस पे आज हम ब्रांडिंग की, नैरेटिव बिल्डिंग की बात करेंगे। हमारे जो पैनलिस्ट हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं और बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं। लास्ट वीक एक पैनल हुआ था मार्केटिंग एसेंशियल्स का, उसमें मैं पैनलिस्ट था, तो इन्होंने आज मुझे कहा कि आप से हम कम बुलवाते हैं, आपको मॉडरेटर बना देते हैं, तो आज मैं मॉडरेटर हूँ। जो हमारे पैनल पे पावर हाउस इस वक्त पैनलिस्ट हैं, मैं चाहूँगा कि इससे पहले कि मैं बताऊं आपको वो क्या करते हैं, उन सब से बारी बारी हम सुन लेते हैं कि उनकी अपनी कहानियां जो उनके अपने ब्रांड की हैं वो क्या हैं। उसमें दोनों चीज़ें हैं, एक तो वो कहानी जो जिन ब्रांड से वो मुंसलिक हैं वो वाली कहानी, और उनकी अपनी, क्योंकि हर इंसान भी एक ब्रांड है। और ये भी समझना ज़रूरी है आपको अपने एज ए स्टार्टअप कि हम खुद भी एक ब्रांड है और हमारी पर्सनालिटीज़ भी प्रोजेक्ट करती हैं उन ब्रांड्स पे जिनको, या उन बिजनेसेस को जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। मैं फैसल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो शुरू करें सर अपनी कहानी, अपने ब्रांड्स की कहानी। ओवर टू यू। शुक्रिया जनाब। इसे कहते हैं जेड़ा बोले वही कुंडा खोले। वही कुंडा खोले। So branding is a very interesting thing. बहुत कुछ पढ़ते हैं इसके बारे में, कॉलेज में भी पढ़ा जाता है, यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा जाता है। जब आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं या आप अपनी कंपनी शुरू करना चाहते हैं तो ब्रांड 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 ही सुनते हैं। तो पहली चीज ये है कि ब्रांड है क्या। ठीक है ना, मैंने तो हमेशा यही सोचा है और समझा है कि ब्रांड एक प्रॉमिस होती है। आप प्रॉमिस करते हैं कंज्यूमर को, ठीक है ना, एक स्टेटेड प्रॉमिस होती है। उसकी बहुत सी जो है शक्लें हैं, और ब्रांड जो है वो भी एक ऑर्गेनिक चीज है, वो इनऑर्गेनिक नहीं है। तो ब्रांड का डीएनए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरह के किसी भी लिविंग चीज का जो है डीएनए होता है, तो ब्रांड का भी अपना एक डीएनए होता है। मैं अपनी बहुत से ब्रांड्स मैंने मैनेज किए हैं। मैं एडवर्टाइजिंग में था, इंटरफ्लो कम्युनिकेशंस, काफी बड़ी एजेंसी, इनफैक्ट वन ऑफ द बिगेस्ट। वी वर एबल टू ग्रो इट। हमने बड़ी तेज उसकी ग्रोथ की थी, और उस तेज ग्रोथ की वजह सिर्फ एक ही थी कि हमें थोड़ी सी ब्रांड्स की समझ आ गई थी। तो बहुत से अच्छे ब्रांड्स हमने मैनेज किए। कुछ ऐसे ब्रांड्स मैनेज किए जो बहुत ही नेसेंट थे, छोटे ब्रांड्स थे, उनकी हमने जर्नी डिफाइन की। कुछ ऐसे ब्रांड्स थे जो स्टैग्नेंट हो गए थे। फिलिप्स का मुझे याद आता है कि फिलिप्स एज अ ब्रांड बहुत स्टैग्नेंट हुआ था। जापान की यलगार थी उस वक्त, 1980s की मैं बात कर रहा हूँ, राइट। सो जापान इनकॉर्पोरेटेड की यलगार थी, सोनी, सानियो, शार्प, इन सब की यलगार थी, और उनकी एक इनोवेटिव, उनका जो है ना वो इम्प्रेशन था, और उनकी इनोवेटिव प्रॉमिस थी। और फिलिप्स उसके मुकाबले में कंसिडर किया जाता था कि यार ये तो दादा जान का ब्रांड है। हालांकि पीटीवी में हमने देखा था फिलिप्स की बड़ी कुछ इनोवेटिव कमर्शियल्स थी, ठीक है ना, वोंट यू कम इनटू माय हाउस टुनाइट। मुझे आज तक वो एक कैंपेन याद आती है कि वो दो नेबर्स हैं, एंड दे आर ट्राइंग टू अट्रैक्ट अनदर नेबर ऑफ देयर्स हु इज अ वुमन, और वो किस तरह अपना पिच करते हैं। सो दे यूज्ड टू पिच कि मेरे घर में आओ, कि मेरे घर में क्या क्या है, ठीक है ना। तो वो एक देखा हुआ था। सो फिलिप्स को वी टुक इट ऑन, और उस वक्त हमने उसको रीडिफाइन करना था एज अ ब्रांड कि जी फिलिप्स जो है is one of the most innovative companies, and it is always one of the most innovative companies. वहाँ के जो आइंडहोवन कि हम कहते थे एल्व्स हैं, वो नई नई चीजें बनाते रहते हैं। प्रॉब्लम जो था वो उसकी ब्रांड की अपनी स्टोरी टेलिंग में था। ये ब्रांड अपने आप को पेश कैसे कर रहा था, तो उसको हमने देखा। तो हमने शुरू किया एक छोटे से उनके ब्रांड के साथ। उनके SKUs जो थे वो साइजेस थे टेलीविजन के। तो टेलीविजन का ब्रांड को हमने डिफाइन करना था। तो उनका एक 14 इंच का टीवी था, जस्ट 14 इंचेस, स्मॉल टीवी, और बड़ी पुरानी उसकी वो शैसी थी, बड़ी उसकी पुरानी लुक थी। तो उनके साथ हम बैठे, हमने कहा कि जनाब इसको जो है, अब अगर आपने रीडिफाइन करना है फिलिप्स के ब्रांड को, तो इसी प्रोडक्ट को लीजिए और इसी को हम रीडिफाइन करेंगे। तो उसको हमने सिंपल एक चीज की थी कि पहले तो हमने उसको प्रोडक्ट को जो है ना, उसको हमने रीमेक करने के लिए हमने कहा कि जी इसको एक तो एक पेडेस्टल दे दें जिसपे ये स्विवल कर सके, और दूसरा इसको रंग दे दें। कोई भी कंज्यूमर अपनी मर्जी के रंग का टीवी खरीद सके। मुझे लाल चाहिए, मुझे लाल मिले, मुझे सब्ज चाहिए, मुझे सब्ज मिले, मुझे पिंक चाहिए, मुझे पिंक मिले, राइट। तो ये
एक बड़ी इंटरेस्टिंग हमारे लिए जर्नी थी। और फिलिप्स ने किया, उनको भी ज़रूरत थी। उनकी फैक्ट्री जो है वो एक शिफ्ट पे आ चुकी थी और ये भी सोच रहे थे कि शायद बंद ही करनी पड़े। वो लॉन्च हुआ और सारी उसकी कहानी जो थी वो पर्सनलाइजेशन के गिर्द थी कि जी मेरा टीवी है ये, तो मैं उसको अपनी मर्जी के साथ, अपनी मर्जी से मैं उसको जो है ना रखना चाहता हूँ। So that is one. The other one is, I think, a recent brand that I was part of the journey, which is Patari. So Patari की अगर आप देखें उसकी जो टैग लाइन है, मेरा म्यूजिक मेरी पटारी, ठीक है ना। तो वी टुक द लाइन कि जी ये म्यूजिक जो है ये बड़ी पर्सनल चीज है, मैं अपनी मर्जी का म्यूजिक सुनना चाहता हूँ। बाहर जो है ना दे माइट बी मिलियंस ऑफ सॉन्ग्स, राइट, और हर किस्म के गाने हैं, हर किस्म का जानरा है, हर चीज है, बट मैं उसको पर्सनलाइज कैसे करूँ। तो इसलिए हमने पटारी का लफ्ज जो है ना वो इस्तेमाल किया कि ये पटारी है, इसमें मैं जितना कुछ डालता हूँ अपनी मर्जी से डालता हूँ, ये मेरा ही है। तो पटारी की टोटल ब्रांडिंग जो स्टोरी थी वो मेरे गिर्द घूम रही थी। मैं अपने आप को देख रहा था कि जी मुझे कौन सा म्यूजिक पसंद है, मैं कौन सी प्लेलिस्ट अपने लिए बना सकता हूँ। तो ब्रांड सिर्फ नाम देना या उसका एक सिंबल डिफाइन करना नहीं है, टोटलिटी है उसकी, कि उसकी पूरी कहानी है क्या। और उसके लिए फिर हमने पटारी के लिए एक पटारी स्पीक हमने डिजाइन की कि पटारी बोलता कैसे है, पटारी की लैंग्वेज क्या है। अगेन वो डीएनए की बात हो रही है और उसके टारगेट ऑडियंस की बात हो रही है। तो हम कहते थे कि पटारी मेरा, मेरी पटारी, मेरा म्यूजिक मेरी पटारी, और दूध जलेबी ऑसम एप्लीकेशन, राइट। दूध जलेबी का हमने लफ्ज इस्तेमाल किया पटारी के साथ, ताकि उसको हम फिर मुंसलिक करें विद पॉपुलर कल्चर, जो लोग नॉर्मली बात करते हैं, जिस तरह वो बोलते हैं। तो ब्रांड नैरेटिव बिल्डिंग जो है वो शुरू ही होती है बाय डिफाइनिंग ए पर्टिकुलर कैरेक्टर। ब्रांड को हमेशा सोचिए एज एन ऑर्गेनिक थिंग, और उसमें हमेशा सोचिए कि एक तो उसकी फिजिकल शेप है, वो है क्या, क्या वो एक कोई टैंजिबल प्रोडक्ट है, क्या वो एक सर्विस है, एप्लीकेशन है, जैसे पटारी इज एन एप्लीकेशन, राइट, लेकिन उसका एक रिवॉर्ड है, एक इमोशनल उसका रिवॉर्ड है। उसको उसकी जो मेकअप है, उसकी जो फिजिक है, वो उसकी लुक है, जिस तरह वो आपके फोन पे बैठता है, जिस तरह उसकी स्क्रीन्स बिहेव करती हैं, जिस तरह वो लगती हैं। तो यूआई जिसे हम कहते हैं, यूजर इंटरफेस, ठीक है ना, वो उसका फिजिकल साइड है। फिर उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके जो है ना, कुछ उसमें जो है उसकी आदत कह दें उसको, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कह दें, कि वो ताकि आप डिफाइन कर सकें एज अ पर्सन कि मेरा ब्रांड है क्या। कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद आपका आता है स्टाइल, कि उसकी मैनिफेस्टेशन कैसी होती है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपके सामने कैसे लाई जाती है। प्लेफुल है, रिलायबल है, ट्रेडिशनल है, किस किस्म की चीजें जो है ना जिससे आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। और मैंने हमेशा जो मैंने शुरू से ही सीखा था कि नेवर आस्क कि जी व्हाट इज द ब्रांड, हमेशा इस सवाल ये पूछे हु इज माय ब्रांड, मेरा ब्रांड है कौन, ये नहीं कि क्या है बट कौन है। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो फैसल साहब ने बहुत सारी चीजें जो है ना वो अपने इस इंट्रोडक्शन में कही, जिसको हम गाहे बगाहे अपनी इस कॉन्वर्सेशन में हाईलाइट करते रहेंगे। जो चीज स्टार्टअप को समझने की है कि एक अगर उनका बिजनेस जो है उसको इस तरह समझा जाए कि वो एक इंसान है और वो दरवाजा खोल के अंदर आता है, तो उसको अगर आप बता सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं उस इंसान को, उसकी आदतों को, उसकी हिस्ट्री को, जैसे कि किसी इंसान को डिस्क्राइब किया जाता है, तो एक शक्ल बनती है उसकी एज अ ब्रांड, एज अपोज टू जस्ट थिंकिंग ऑफ इट एज अ प्रोडक्ट और सर्विस। यही सवाल अब मैं अपने अगले पैनलिस्ट से पूछता हूँ। जुनैद, अगर आप मुझे थोड़ा सा अपनी ब्रांड जर्नी का बताएं कि आप की अपनी जर्नी और आपके जिन ब्रांड्स के साथ रहे, और उसके बाद फिर हम उसके डिफरेंट फैसेट्स पे बात करेंगे। जी जुनैद। शुक्रिया काशिफ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरी ब्रांड जर्नी, ये सवाल ब्रांड का जो है वो इंसिडेंटली, ये पहला सवाल मुझे काशिफ अफंदी साहब ने ही समझाया था। आई वॉज लकी इनफ टू बी पार्ट ऑफ हिज वन ऑफ हिज क्लासेस, और मैंने इनसे पहली बार जो मुझे ब्रांड की बात समझ आई थी, क्लासेस हमने बहुत सारी ली थी, तो पहली बार दिस आइडिया ऑफ अ ब्रांड जो मुझे समझ आया था वो काशिफ साहब के थ्रू ही आया था। सो थैंक यू सो मच सर, इट फील्स ग्रेट टू बी ऑन अ पैनल विथ यू। माय टेक अवे फ्रॉम देयर, जो आपने सिखाया था, उस जमाने में आप यूनिलीवर के साथ थे,
और मैं अंडरग्रेड कर रहा था IBA में, और मुझे जो फ्रिक्शन था, जो बातें आप बताते थे और वर्सेस जो मुझे नजर आता था, ऑफ ऑल द ब्रांड्स जो पाकिस्तान में है, सब बहुत अच्छे होंगे ब्रांड्स, दैट इज व्हाट पीक्ड माय इंटरेस्ट कि ये बात प्रॉमिस की हो रही है, बात डिलीवरेंस की हो रही है, किताबें सब लोगों ने पढ़ी हुई हैं, ब्रांड बिजनेस स्कूल में ब्रांड पढ़ाया जाता है, लेकिन एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो पाता? क्यों जो नौकरी है ब्रांड मैनेजर की वो एक अकाउंटेंट की नौकरी क्यों बन के रह जाती है कि उसको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पढ़ने की क्यों तमीज होनी चाहिए? यही क्यों है? तो मुझे ये लगा कि पाकिस्तान में ही ये मसला है, ये पाकिस्तान का प्रॉब्लम है, लाइक एवरीथिंग एल्स। आई थॉट कि पाकिस्तान में मसला है, मैं पाकिस्तान से बाहर चला जाता हूँ, वहां जाके ब्रांड पढ़ूंगा। तो अब ऐसा है कि उतने साल पहले, अब आई लिव्ड ऑन 3 कॉन्टिनेंट्स, आई वर्कड एंड गॉन टू स्कूल ऑन 3 कॉन्टिनेंट्स, अमेरिका में, यूरोप में और पाकिस्तान में। जो ब्रांड का सवाल है और जो ब्रांड पढ़ाया जाता है, क्योंकि सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं यहाँ पे, और अब मैं यहाँ सिलिकॉन वैली में हूँ और पढ़ाता हूँ स्टैनफोर्ड में। आई टीच समथिंग कॉल्ड डिजाइन थिंकिंग, और यहाँ पे मैं डिजाइन थिंकिंग एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजी है। इट हैज अ लॉट ऑफ वेज इन नई प्रोडक्ट्स बनती कैसे हैं, गो टू मार्केट कैसे आती है, चीजें तख्लीक कैसे की जाती है, और यहाँ पे मैं देखता हूँ एट द इंटरसेक्शन ऑफ डिजाइन थिंकिंग एंड ब्रांड मैनेजमेंट। मकसद ये है बात का कि वो पाकिस्तान से लेकर सिलिकॉन वैली तक ब्रांड की समझ आती नहीं है किसी को, बिजनेस स्कूल से निकल के ब्रांड की समझ आती नहीं है। तो मैंने तो ये सीखा है कि ब्रांड मैनेजमेंट बिजनेस स्कूल का सब्जेक्ट ही नहीं है, बिकॉज योर ब्रांड इज अबाउट योर कंज्यूमर्स, जैसे फैसल साहब ने बोला, उसको पर्सोनिफाई करना है। एंड इफ ब्रांड इज अबाउट कंज्यूमर्स, तो बिजनेस स्कूल जगह नहीं है उसको समझने की, उसकी जगह है सोसाइटी को समझने की। और अगर सोसाइटी को समझना है, देन ब्रांड बिकम्स एन एंथ्रोपोलॉजिकल सब्जेक्ट। तो मेरी नजर में जो मेरा एक नाक़िसा तजुर्बा है वो ये है कि बिजनेस स्कूल्स इज द वर्स्ट प्लेस टू टीच अबाउट ब्रांड्स, व्हिच ब्रिंग्स अस टू द फैक्ट कि करना क्या है, लेकिन कारोबार तो ब्रांड है तो एक बिजनेस फंक्शन ही। तो मैं पाकिस्तान से निकल के आई वर्कड इन अ वैरायटी ऑफ प्लेसेस। मुझे शौक था घड़ियों का, तो मैं सो आई एंडेड अप वर्किंग विद अ फ्यू वॉच ब्रांड्स। मैंने जाके अपना एक मास्टर्स किया था इटली से, which was all about luxury brand management। तो मैं पढ़ने गया था कि एस्पिरेशनल ब्रांड्स कैसे मैनेज किए जाते हैं, जिनका मुझे शौक था। I started with a brand called Vacheron Constantin in Geneva. The year I started with that brand, we were celebrating our 250th year anniversary। 250 साल से वो लोग एक ही काम कर रहे थे और एक ही चीज बनाते थे, वो है घड़ी। और 250 साल में एज अपोज टू अमेरिकन कॉन्स्ट्रक्ट जो शेयर होल्डर के हिसाब से या वॉल स्ट्रीट के हिसाब से चलती है, तो ये वो कंपनीज हैं जिन्होंने रिसेशन, बूम, इन्होंने वर्ल्ड वॉर्स देखी हैं, बट द ब्रांड सर्वाइव। तो सवाल ये था कि ऐसा क्या ये लोग करते हैं कि ब्रांड अलग है। मैं वैशरॉन के साथ मैंने काम किया, फिर मैंने रोलेक्स के साथ काम किया, और अब रिसेंटली मैं इस जस्तजू में हूँ दैट वी आर लॉन्चिंग आवर ओन ब्रांड। पाकिस्तान में मैंने एक ब्रांड लॉन्च किया था बाय द नेम ऑफ मीट वन। उसकी वजह कोई भी नहीं थी, सिर्फ वजह ये थी कि 22 मिलियन लोगों का शहर है और हम लोग इतनी ज्यादा बदतमीजी से गोश्त क्यों खरीदते हैं। मकसद उसका यही था कि मसला कौन सा हल करना है। तो ब्रांड और एंटरप्रेन्योरशिप का जो संबंध है वो यही है, खास तौर पे कि brands are only built by thinking people, and thinking people is what we like to call entrepreneurs if they are out there to solve a real problem। अगर आपने किसी का मसला हल नहीं किया, अपने पड़ोसियों का, अपने शहर वालों का, अपनी कम्युनिटी का, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, फिर आपके पास एक दुकान है। तो दुकानदारी में और एंटरप्रेन्योरशिप में ये फर्क है कि एंटरप्रेन्योर्स बिल्ड ब्रांड्स। मेरे ख्याल से अभी कोई 116 पार्टिसिपेंट्स हैं माशाल्लाह। अगर मैं सबसे ये पूछूं कि एप्पल ब्रांड किसने बनाया, तो मेरे ख्याल से सभी लोग जवाब दे देंगे इस बात का। क्या ख्याल है काशी साहब? अगर 116 लोगों से जाए कि एप्पल किसने बनाया, जवाब मिल जाएगा ना? जी जी बिल्कुल मिल जाएगा, एंटरप्रेन्योर्स में तो मिल जाएगा। ठीक है ना। उससे कई गुना बड़ा एक ब्रांड है बाय द नेम ऑफ सैमसंग, जो एप्पल से 10 गुना ज्यादा फोन बनाता है, एप्पल से 10 गुना ज्यादा पैसे बनाता है। 115 लोग हैं अभी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स में। कितने लोगों को नाम पता होगा कि सैमसंग किसने बनाया? सही। सो
दैट इज माई थीसिस कि ब्रांड होता क्या है. ब्रांड एक शौक की चीज है. एंटरप्रेन्योर्स ब्रांड बनाते हैं बिकॉज इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ देयर पर्सनैलिटी. जैसे फैसल साहब ने बोला, जो डीएनए है ब्रांड का, अभी स्टार्टअप्स के लिए जो शुरू में जो डीएनए ऑफ द ब्रांड आता है वो फाउंडिंग टीम से आता है कि फाउंडिंग टीम का विजन क्या है दुनिया का, व्हाट इज इट दैट दे वांट टू पुट आउट. जो मैंने और सीखा है कि ब्रांड इज एन इन्वेस्टमेंट. आप ब्रांड बनाते हैं अपने विजन को प्रोपेगेट करने के लिए. पैसे बनाने के और बहुत सारे तरीके हैं, बट ब्रांड शुरू में बनता है एज एन इन्वेस्टमेंट बिकॉज दैट इज व्हाट यू वांट टू पुट आउट टू द वर्ल्ड. इफ यू डू इट राइट, then the brand becomes the main profit driver. Aisha is here. I think she will speak so much more eloquently on this topic. कि वो एक टिक मार्क और एक जस्ट डू इट जो है, वो एक पूरी फिलॉसफी है उसके पीछे. If you do it right, if you do it honestly, if you do it well, then it becomes your main profit center. So I think that is what my understanding of a brand is. बहुत शुक्रिया. और अगेन पार्टिसिपेंट्स के लिए आप देखें कि एक एडवर्टाइजिंग पर्सपेक्टिव आपको मिला कि ब्रांड्स आते हैं एजेंसी के पास, उसके मुख्तलिफ मसले हैं. फिर जुनैद से हमें पता लगा कि जो लाइफस्टाइल ब्रांड्स हैं या मेजर लग्जरी ब्रांड्स हैं, उनमें कंसिस्टेंसी हमें नजर आती है कि 250 साल से एक ही काम कर रहे हैं और उसकी शनाख्त बना रहे हैं. फिर बहुत अच्छी बात की उन्होंने कि एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो उनकी ज़ात भी, उसका हिस्सा भी ब्रांड के अंदर आता है. जो एक मिसकंसेप्शन पाकिस्तान में है ना कि पैकेजिंग कर ली, लोगो अच्छा लगा लिया, नेट से उठा लिया किसी का, ये ब्रांड बन गया. तो उसको मैं प्रोपोजिशन कहता हूँ कि अभी वो ब्रांड बना नहीं, उसको कुछ अरसा लगेगा बनने में. किसी एक उमर को ले लेते हैं डिस्कशन में. आज हमारे पास 2 उमर है माशाल्लाह. तो उमर जो एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर्स वाले उमर कमर हैं. उमर, थोड़ा सा अगर आप हमें बताएं एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर्स क्या है और आपकी ब्रांड जर्नी. जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर है. मैंने जी एक्सपोर्ट लेफ्टओवर्स, which was formerly known as एक्सपोर्ट लेफ्टओवर्स, अब तो हमने उसका नाम येलो कर दिया, शुरू की थी बैक इन 2013. तो इट वाज, मैं पाकिस्तान में एडिनबरा में था, स्कॉटलैंड में. तो आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम देयर, 2 साल उधर रहा. उसके बाद मैं वापस आया तो आई जॉइंड माय फैमिली बिजनेस. जिस तरह अगर आपके वालिद साहब की कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो दे एक्सपेक्ट यू टू जॉइन द कंपनी. सो आई डिड दैट बैक इन 2013. और होता भी यही है कि नॉर्मली अगर आपके वालिद साहब डायरेक्टर हैं या सीईओ हैं तो दे एक्सपेक्ट कि जो बेटा है वो डायरेक्टर वाली कुर्सी में बैठेगा, घूमने वाली कुर्सी में, और किसी बंदे को, फाइनेंस के बंदे को या प्रोडक्शन के बंदे को फारिग करेंगे और आप उसकी कुर्सी ले लेंगे. बट ही वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ गाय. तो मैंने कहा जी मैंने काम करना है, बट ही वाज लाइक यू हैव टू वर्क फॉर इट. तो बैक इन 2013 आपने भी देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर एक रिटेल रेवोल्यूशन आया था. जुनैद जमशेद, खाड़ी, सैफायर, दे वर ऑल ओपनिंग अप शॉप्स, सारा कुछ हो रहा था. अब हम लोग सिटिंग इन फैसलाबाद, इट डजंट रियली मेक सेंस कि आप रिटेल जाके दुकानें खोलो, क्योंकि मार्केटिंग और ये सारे काम बड़े शहरों के हैं, कराची के हैं, लाहौर के हैं. फैसलाबाद से इतने रिटेल स्टोर्स वाली सिर्फ एक ही एग्जांपल है, चैन वन, एंड दे स्टिल हैव द रिटेल ऑफ, मतलब उनका भी जो रिटेल का हेड डिवीजन है वो लाहौर के अंदर ही है. तो इट डिडंट मेक सेंस, एंड आई वाज क्वाइट यंग एज वेल. तो मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल था कि मैं जी आते साथ ही कहूँ कि नहीं मैंने ये रिटेल में जाना और मैं लाहौर शिफ्ट हो जाऊँ. तो हम लोगों ने एक ब्रांड के ऊपर काम करना शुरू किया, और उसका हमने ना देखा कि पाकिस्तान के अंदर ना, क्योंकि हम लोग नेटवेयर की इंडस्ट्री से ताल्लुक था, तो हमने कहा जी नेटवेयर का एक ब्रांड बनाएंगे, और उसका नाम हमने पोलो रिपब्लिका रखा. बिकॉज मैं जब वापस यूनिवर्सिटी से आया तो ईद थी, तो मैं मस्जिद के अंदर गया तो वहां ना एक बंदे ने शलवार कमीज पहना हुआ और उसके ऊपर ना इतना बड़ा रैल्फ लॉरेन का वो घोड़ा बना हुआ था. तो मैंने कहा यार यहाँ तो बंदे पोलो के पीछे पागल हैं, तो वी शुड हैव समथिंग सिमिलर टू रैल्फ लॉरेन, जिसकी ब्रांड अपील भी इस तरह की हो. तो वी डिड दैट. तो जब हम लोगों ने वो सारा कुछ किया तो ब्रांडिंग के ऊपर हमने काम किया, मेरे साथ मर्चेंडाइजर्स थे, वी वर्कड ऑन द ब्रांड फॉर 6 months. और जब हम लोगों ने सारी लुक बना ली, सारी मर्चेंडाइजिंग पूरी हो गई, तो द फैक्ट्री सेड कि वी आर फुली बुक्ड, तो हम लोग आपके लिए कुछ नहीं बना सकते. हम लोगों को तो भैया एक्सपोर्ट का ऑर्डर आ रहा है, तुम्हारी चीज बिकती है नहीं बिकती पता नहीं क्या होएगा, तो हम लोग वेट करते हैं और हम लोग एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि वहां से पैसे आ रहे हैं. दे डिडंट टेक अ रिस्क ऑन मी एट दैट टाइम. अच्छा, इन दैट टाइम हुआ ये कि एक हम लोग कंपनी के साथ काम कर रहे थे कनाडा के अंदर. हम लोग कॉलेजिएट हुडीज और ये जो कॉलेज वगैरह में एथलेटिक्स टीम्स की जो कॉलेज स्टोर्स जो अमेरिका और कनाडा में होते हैं उनके गारमेंट्स बिकते हैं ना,
उसके लिए हम एक ऑर्डर कर रहे थे। तो वो जो कंपनी थी ना, दे वेंट बैंकक्रप्ट। तो उनका तकरीबन $150,000 का माल हमारे पास पड़ा हुआ था और वो कंपनी होगी बैंकक्रप्ट। अब हम ना वो किसी को बेच सकते थे क्योंकि वो कंपनी का लेबल लगा हुआ था, और अब हम फंस गए थे कि अब इसका क्या करें। तो वी सेड के चलो, हम लोगों ने जो अपना ब्रांड बनाना था, हम क्या करते हैं कि हम एक ऑनलाइन स्टोर लेते हैं। शॉपिफाई के ऊपर हमने स्टोर बनाया एंड वी जस्ट लॉन्च्ड इट। कैमरा फोन से फोटो खींची और हमने ना अल्लाह का नाम लेके वेबसाइट शुरू कर दी। एंड तब ना इतना, तब दराज स्टार्टेड इन 2012। तो अगर आप रिटेल ऑनलाइन स्पेस की बात करोगे पाकिस्तान में, तो इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं था। मतलब फेसबुक की ऑर्गेनिक रीच ये होती थी कि अगर आपने एक पोस्ट लगाई है तो इजीली 30-40,000 पीपल वुड सी दैट पोस्ट। कभी कभी 120,000 पीपल भी देख सकते थे। तो हम लोगों ने वो लगाया एंड विद इन अ फ्यू मंथ्स वी वर डूइंग लाइक 100,000 रुपीज अ डे। तो फिर हम लोगों ने कहा कि इस काम के अंदर जान है। तो पहले तो सिर्फ ये शुरू हुआ कि मेरे वालिद साहब की कोई शिपमेंट कैंसिल हो गई किसी भी वजह से, कि जी शेड मैच नहीं हुआ। जो बाहर के फॉरेन ब्रांड्स, उन्होंने एक हम लोग को फैब्रिक है वो नेवी ब्लू शेड, और हमारा वो नेवी ब्लू शेड वो वाला नहीं आया। तो वो आयशा probably knows के कैंसिलेशंस बहुत ज्यादा होती हैं कि if the shade doesn't match, the customer, the buyer in UK or US would say कि नहीं भाई हमने नहीं लेना, it doesn't meet the specifications। तो इस तरह की बहुत सी चीजें होती थी। लेट डिलीवरी की वजह से ऑर्डर कैंसिल हो जाते थे। तो अब जो सप्लायर है वो तो बेचारा मारा जाता था, उसने तो इतने ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए होते थे। तो इट वाज काइंड ऑफ लाइक टर्निंग माय डैड्स कंपनीज इनएफिशिएंसीज, और उसको हम लोग के पैसे ना जाया हों। तो हम लोगों ने एक ब्रांड बना लिया लेफ्ट ओवर्स का, जो कि हम लोग अपनी वेबसाइट पे बेचते थे। कि जो चीज यार कस्टमर कहता है कि यार ये इसका कलर नहीं ठीक, या ये शिपमेंट तुम लोगों ने लेट कर दिया, हमारा जो सीजन है वो छोटा हो गया है, या ये हो, या किसी भी वजह से अगर कोई चीज बची है एंड वी कुड सेल, लाइक वो बी क्वालिटी नहीं है या सी क्वालिटी नहीं है, तो हम अपनी वेबसाइट पे लगा के बेच देते थे। उसके साथ साथ ही हम लोगों ने ये देखा कि बहुत ज्यादा कॉपी कैट्स फैसलाबाद के अंदर ही ना, क्योंकि छोटा सा तो शहर है, तो अगर एक काम चल रहा है तो a lot of people copy very quickly। तो a lot of people हम लोग के फैसलाबाद के अंदर ही एक बंदे ने ना फेसबुक पे पेज बना दिया, उसने भी एक्सपोर्ट लेफ्टओवर्स नाम रख दिया। तो मैंने वो नाम देखा और मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा। आई वाज लाइक 24-25। मैंने कहा यार ये मेरा नाम इसने चोरी कर लिया। तो आई को फोन पे मैंने बात की और मैंने कहा मैं तुम्हारे से मिलना चाहता हूँ। तो आई वेंट एंड आई सॉ द गाय। तो मैं उसके दफ्तर चला गया और उसके ऑफिस के अंदर मैंने देखा तो उसके पास बहुत जबरदस्त गारमेंट्स थे, और वो भी ऑनलाइन फेसबुक पे चीजें बेच रहा था। उसका शॉपिफाई या कोई वेबसाइट नहीं थी, बट ही वाज जस्ट सेलिंग ऑन फेसबुक ग्रुप्स। तो मैंने जब वो गारमेंट्स देखे तो मैं तो लड़ाई करने उसके साथ गया था, बट आई सॉ द प्रोडक्ट्स ही वाज सेलिंग, दे वर एक्चुअली बेटर देन माइन। तो मैंने कहा नहीं, इसके साथ लड़ाई नहीं करते, इसके साथ ना एफिलिएशन कर लेते हैं, दोस्ती कर लेते हैं और इसकी चीजें भी बेचनी शुरू कर देते हैं। तो एवोल्यूशन ये हुआ कि मैं पहले सिर्फ अपने वालिद साहब की फैक्ट्री से चीजें लेके बेचता था वेबसाइट पे। फिर मैंने देखा कि देयर वाज अ मार्केट कि और भी लोग पाकिस्तान के अंदर, उनके भी यही मसले हैं कि उनकी भी शिपमेंट कैंसिल हो जाती है। इतनी बड़ी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, 3-4 हजार फैक्ट्रियां हैं पाकिस्तान के अंदर जो सारा यही काम कर रही हैं। किसी की शिपमेंट कैंसिल हो गई है, किसी का ऑर्डर डिले हो गया, किसी का कोई मसला हो गया, किसी का कस्टमर के साथ फड्डा हो गया। तो उन्होंने अपने गारमेंट्स, अपना कैश फ्लो तो सीधा करना है। तो आई पार्टनर्ड विद हिम और वो बाकी फैक्ट्रियों से माल उठा के मुझे देता था। इस तरह ही मेरे बहुत से और दोस्त थे फैसलाबाद के अंदर, कोई बेडशीट का काम कर रहा है, कोई सॉक्स का काम कर रहा है। तो वो सारे बंदों ने ये देखा कि यार अगर हम लोगों से चीज नहीं बिकती तो एक हमारे पास लास्ट रिजॉर्ट अब मिल गया है कि हम एक्सपोर्ट लेफ्टओवर्स पे अपनी कॉस्ट प्राइस पे एटलीस्ट पैसे निकाल के अपने पैसे रिकवर कर सकते हैं। तो फिर ये हम लोगों ने काम शुरू किया इस तरह से। उसके साथ साथ ही हम लोगों ने एक और चीज देखी, तो हम लोगों ने लेफ्टओवर्स ब्रांड्स बेचने शुरू कर दिए, लेबल काट के ना हमने चीजें बेचनी शुरू कर दी। उसके बाद ये हुआ कि बहुत हम लोगों ने ये देखा कि फैब्रिक जाया हो जाता है, कि आपने 10,000 पीस का कपड़ा काटा है, बनवाया है, उसके बाद जी श्रिंकेज ज्यादा आ गई या शेड मैच नहीं किया तो वो कपड़ा बच गया। अब कस्टमर ने तो अपनी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से चीज खरीदनी है, अगर ये गलत कपड़ा बन गया तो उसने तो कुछ नहीं करना। तो देयर वाज अ लॉट ऑफ लेफ्टओवर फैब्रिक सिटिंग इन अ लॉट ऑफ पीपल्स वेयरहाउसेस। और जो फैक्ट्रियां हैं वो ये करती थी कि वो वेट करती थी कि शायद यार इस स्पेसिफिकेशन का ऑर्डर हमें मिल जाए, और वो लेफ्ट ओवर रेट पे बेच देती थी कि मतलब 500 रुपए किलो का कपड़ा है वो 200 रुपए में बेचारे बेचते थे। ठीक है, या वो ये कहते थे हमने 200 का नहीं बेचना, हमारा पड़ा रहे तो हमें ऑर्डर आएगा तो हम इसको यूज कर लेंगे।
तो हम लोगों ने उस मार्केट को भी देखा कि हमारी फैक्ट्री के अंदर भी तकरीबन 2 से 3 लाख किलो कपड़ा हर साल इस तरह का पड़ा होता था, और हमने उसको यूटिलाइज किया और हमने अपना ब्रांड जो पोलो रिपब्लिक का जो हमने शुरू करना था, हमने वो कपड़ा इस ब्रांड के अंदर शुरू, और ये सारा काम हम 2013-14 में कर रहे थे, बट वी वर नॉट एबल टू टेल द स्टोरी। उसमें होता ये था कि मैं ये कहता था, हम लोग यही कहते थे कि पाकिस्तान के अंदर नोबडी रियली केयर्स अबाउट सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन एनवायरनमेंट। अब मैं तो बचे हुए कपड़े से चीजें, किसी एक ऑर्डर की जिप बच गई है तो मैंने वो जिप यूज कर देनी है, किसी का बटन बच गया मैंने बटन यूज कर देना, किसी का कॉलर बच गया तो मैंने वो यूज कर देना। आई वाज नॉट मेकिंग एनी न्यू फैब्रिक फॉर माय ब्रांड व्हिच वाज पोलो रिपब्लिक। तो अब मैं ये सारा कर रहा हूँ, बट आई वाज नॉट टेलिंग एनीवन कि मैं ये कर रहा हूँ। तो फिर मैंने कहा कि यार इतनी मेहनत कर रहे हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी, बिकॉज व्हेन आई वाज, फिर मैं उसके बाद मैं यूके चला गया, लंदन दोबारा से चला गया टू डू मास्टर्स एट कैस। तो जब मैं मास्टर्स किया तो उधर भी एक स्टार्टअप कंपटीशन था, तो आई पिच्ड एन आइडिया कि जो मैं कर रहा था, मैंने उधर जाके ये कहानी सुनाई, तो आई वॉन लाइक अ 3000 पाउंड प्राइज एंड द यूनिवर्सिटी वाज वेरी एक्साइटेड। फिर लंदन मेयर्स कंपटीशन होता, उधर मुझे इनवाइट किया, तो मैंने ये सारे काम किए। तो मैंने देखा यार गोरा तो ये कहानी पे ना, they love the story. So I said कि I need to replicate that story and tell it to people in Pakistan. तो फिर मैं वापस आया और मैंने यही सारी कहानी दोबारा से, जो मैंने वीडियो आप लोगों को आज सुबह भेजी थी उसके अंदर सुनाई। तो it got a lot of attention. A lot of people started, you know, like checking out export leftovers because I was telling something, I was doing something which nobody else was doing. तो उससे हम लोगों को ये बहुत ज्यादा एक बूस्ट मिला, and we just did that video last year, even though we were doing all this thing since 2013. और फिर मैं ये कहूंगा कि हम लोगों का जो मैजिक फॉर्मूला था वो ये था कि जी we were like, it was a win-win situation for all the stakeholders involved in the process. तो जो प्रॉब्लम थी उसको हम लोग सही तरीके से, हमारा सोल्यूशन हम प्रोवाइड कर रहे थे, बिकॉज सप्लायर जो था उसका कपड़े का, हम लोग उसका कपड़ा यूज कर रहे थे, उसका अगर बचा हुआ माल था वो उसका उठा रहे थे और उसको पैसे दे रहे थे। जो कस्टमर था उसको एक बड़े अच्छे ब्रांड की चीज बड़ी अफोर्डेबल प्राइस पे मिल रही थी, एंड वी इन दैट प्रोसेस वी वर एबल टू मेक मनी एज वेल। तो वो जो सारा एक स्ट्रक्चर था वो बड़ा एक जबरदस्त हो गया कि एवरीबडी हु वाज वर्किंग विद अस वाज गेटिंग समथिंग आउट ऑफ द प्रोसेस। और हम लोगों ने भी डिजाइन बिल्डिंग की, हम लोगों की भी ब्रांडिंग होगी, हम लोगों के वो सारे नेटवर्क सिटिंग इन फैसलाबाद, आई वाज एबल टू यूटिलाइज ऑल द रिसोर्सेज वी हैड टू डेवलप दिस ब्रांड। मेरा ख्याल है उमर आपकी कहानी तो इतनी मजे की है कि इस पे केस स्टडी लिखी जा सकती है एंटरप्रेन्योर्स के लिए कि ब्रांड कैसे डेवलप होता है। बिकॉज ये जो आपने बात की कि जरूरत इजाद की माँ है, आप कोई बड़ा ब्रांड ग्लोबल बनाने नहीं निकले थे, आप तो मसले हल करने निकले थे, लोगों के मसले, अपने मसले और दूसरे आप जैसे लोगों के मसले। और यही मेरा ख्याल है एसेंस है ब्रांडिंग का कि आप, और स्टार्टअप का खास तौर पे, कि पीपल फर्स्ट। आई मीन यू हैव टू, इट्स नॉट अबाउट फंडिंग, इट्स नॉट अबाउट मेकिंग मनी एट द बिगिनिंग, इट्स अबाउट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, and then like you said it was a win-win for everyone. So thank you so much. हम फिर इसके ऊपर थोड़ा सा आएंगे क्योंकि मैं आपकी इस जर्नी को, जो पेंडेमिक इस वक्त है, क्योंकि उस वक्त भी आप एक नेगेटिव को डील कर रहे थे, इस वक्त भी एक करंट एनवायरनमेंट नेगेटिव है, इसको कैसे पॉजिटिव में तब्दील करते हैं, इस पे आगे बात करेंगे। हमारे पास कुछ पैनलिस्ट रह गए हैं। आयशा, यू वांट टू टेक अ क्रैक एट योर स्टोरी? Assalamu alaikum. So I'm probably gonna be embarrassing myself by speaking in English tonight, but I hope some folks on the line can understand me. I was here last week. I had a really amazing time meeting so many of you after the chat. So I'm really looking to meet people and grow my network in Pakistan. So it's an honor to be on this panel, to be connected with NIC, and to see what's going on in Pakistan. It's been really eye-opening. So thanks to the other panelists for sharing your stories. It's awesome to hear. So my brand journey, it's actually, I want to take you through just I would say my short career to date. And it started actually as a summer intern with the Acumen Fund in Karachi in the summer of 2012. I became obsessed with social enterprise and social businesses. And it was while I was doing my MBA in Southern California. So in becoming inspired by the burgeoning and very small, I think, entrepreneur and startup industry that was in Pakistan at the time,
I really felt that I needed to gain some corporate experience and understand at a scaled level some of the impact that brands could have. So I pursued a career at Nike, and I was it was actually a surprise to me that I started off in a group called Sustainable Innovation, and it was all about how could we switch the company mindset to sustainability through all of our functions, all of our operations. And so we had a big focus on materials innovation, manufacturing innovation, and really looking at the long-term landscape of opportunity. And that was beyond sneakers, beyond footwear, and really looking into the future. So I learned in that role for the few years that I was there, the idea of incremental, disruptive, and radical innovation. I think it was probably the most futuristic place for me to start my career, but I think it really set the foundation around this idea of how innovation plays a critical role in any product a company is making, is manufacturing, is standing behind. And so it's one of the things that I appreciate and respect Nike as a brand for, because of its focus and attention to detail throughout the ages on product innovation. Even if it's incremental and it's just making small changes to a similar product, or if it's completely new and different and pivots your business model into a new space. So I quickly realized that being in a corporate innovation group, you had very little visibility to the core business. And for you to actually bring innovation into core business in a really meaningful way, I had to understand every function, every operation that company was running to make its core business actually move forward. So I had the opportunity to move to Tokyo, Japan. I was there for 3 years, and it was a completely different role. It's where I got my toes wet in brand marketing. And I think I really learned more than anything, the need for inspiration, and how amazing Nike was positioned in a country like Japan to provide, I think, high quality, very premium experience, and an incredible way to inspire consumers, whether it was through high-powered collaborations, whether it was through new ways to set up retail, new ways to deliver product. My time in Japan was really all about learning consumer inspiration from a brand standpoint. So I had the opportunity to work on opening retail doors in Japan, working on collaborations with fashion designers that really help position Nike from a brand lens through inspiration on every level. I realized that sport is at the heart of what we do, but that allowed me to understand how it influenced multiple different types of consumer mindsets, types of interest areas, levels of the market that Nike could be in. Unfortunately, I moved back to the States in 2017 after quite a large reorg that our company went through, and I'm moved into my current role, actually focused on North America, and I'm leading a group that's responsible for impact marketing. So what that means is we're really trying to pioneer a new model of marketing that looks at not only our consumer problems and how do we solve them, but also looks through the lens of intersectionality. So our consumer base today is really trying to elevate and understand and celebrate the voices of those who are underrepresented, or those who have experienced the layered effects of discrimination. Women, people of color, people from different backgrounds and orientations. I think this journey has really taught me, I think, the next step to not just innovation and inspiration, but then how do you create action? So this is kind of the last third of my career has really been understanding how to build a intentional,
masterful call to action for our core audiences. And that's been a completely new learning experience, but I think it is the last third of innovation from a product lens, inspiration from a marketing and narrative, and how do you build up a sense of premium and high quality and inspiring, I think, aspirational goals. And now it's all about focused on creating action. And so doing that in many ways, like I said, trying to pioneer new marketing models that are more inclusive, are more focused on investing in areas that we can make an impact beyond our products. And I think that is a branding model that has really worked well for me in thinking through my career and the experiences that I've had the opportunity to be a part of, and really helps me think about the power of a holistic brand. So I remember those three things: innovation, inspiration, and action or enablement. जबरदस्त। और हम थोड़ी देर में आयशा से पूछेंगे कि ये जो लर्निंग्स हैं और भी जो नाइकी की, ये पाकिस्तान में कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं एक स्टार्टअप के लिए, क्योंकि जाहिर है आज हम स्टार्टअप से बात कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर से बात कर रहे हैं। थैंक यू आयशा। तलाल, इफ यू कैन हैव यू इन, आप अपनी थोड़ी सी जर्नी हमें बताएं कि आप यहाँ तक। जी। Hi everyone. So before coming to the entrepreneurial journey और करीम की जर्नी, मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा ब्रांड, the word brand, इसके साथ एक्सपोजर कब हुआ। उस वक्त नहीं पता था मुझे, मगर मैं इसको रिकॉल करूँ, so I was in grade 7, साइंस फेयर्स होते थे स्कूल के अंदर, और मेरा दोस्त था, हमें एक डेस्क मिल गया, बहुत पीछे की तरफ था पूरे स्कूल में, और कोई मेरे ख्याल से कम कोई 40 स्टॉल लगे हुए थे वहाँ पे। हमने कहा यहाँ तक तो लोग नहीं पहुँचेंगे, और जीतना भी है किस तरह लोगों को बताएंगे। सो मैं क्या, कोई 80 प्रिंट्स निकलवाए मैंने, एक नाम रखा एक्सप्लोरर्स, और वो पूरे स्कूल में जाके डक पॉन्ड के ऊपर, कैंटीन के ऊपर उसकी लगा दिए विद फ्यू कोट्स के, इधर आओ, ये देखो, वी आर ब्रिंगिंग इनोवेशन एंड ऑल दैट स्टफ। सो जनरली व्हाट हैपेंड वाज, बाय द डे एंड काफी ज्यादा लोग, काफी ज्यादा पेरेंट्स जो थे वो उस स्टॉल की तरफ आने लग गए, और जब वो आए तो they would ask, you are these guys, तुम लोगों ने हर जगह ये लगाया हुआ है। So generally talkability, engagement शुरू हो गई थी। Product was very bad, so the product was एक डिटॉल की बोतल में पानी भर के उसे मैग्नीफायर बनाया हुआ था। But generally जो लोगों ने आके फीडबैक दिया, बात की, उससे मैं बड़ा खुश हुआ। मुझे नहीं पता था is that marketing, is that branding, क्या चीज़ है, मगर मैंने कहा यार ये काम अच्छा है, लोगों को अपनी तरफ खींचने के किस तरह टॉकबिलिटी जनरेट की जा सकती। So 12 years forward, while I was starting Travely was a rickshaw ride hailing platform. FSJ was a partner investor in that company as well. So this is 2013-14. हम incubator से निकले थे एक, और we wanted to see कि हम ये काम कर रहे हैं, जिससे बंदा कॉल करेगा और रिक्शा आपके घर पे आ जाएगा आपको पिक करने के लिए, इसको हम कूल किस तरह बना सकते हैं, इसको हम हिप किस तरह बना सकते हैं। तो जनरली इट टुक मी few years back, और मैंने कहा यार वो टॉकबिलिटी किस तरह जनरेट कर सकते हैं इस चीज के अराउंड। पहले तो इसकी अगेन पर्सनैलिटी होगी, ऑर्गेनिक होगा, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, ये एक तरीके से बात करेगा। और मैं इस ब्रांड को, इस ट्रैवली के ब्रांड को किस तरह कन्वर्सेशंस के अंदर स्लाइड इन कर सकता हूँ। वी डोंट हैव मनी, ठीक है, यानी आप एक इंक्यूबेटर से निकल रहे हैं और आप कितना बूस्ट कर लेंगे, कितना कर लेंगे, क्या आपकी पर्सनैलिटी है, पीपल डोंट नो अबाउट यू। सो हमने किया कि पाकिस्तान के अंदर पावर हाउसेस क्या हैं जिनके साथ मैं प्लग एंड प्ले कर सकता हूँ। सो बैक इन 2013-14 पॉलिटिक्स वाज वन ऑफ द मेन पावर हाउस। हमने क्या किया, हमने ट्विटर पे देखा जो चीज़ ट्रेंड हो रही होती थी, कंपनी का जो हमने बहुत ज़्यादा मीम कंटेंट जनरेट करना शुरू कर दिया, और उन कन्वर्सेशंस में अपने आप को स्लाइड इन करना शुरू कर दिया। सो लेट्स सपोज एग्जांपल, अगर तारुल कादरी ने धरना दिया हुआ था मॉल टाउन के अंदर, सो वी वुड कम, और वो चीज चल रही है सो ट्विटर के ऊपर, वी विल कम अ पार्ट ऑफ दैट कन्वर्सेशन। सो व्हाट स्टार्टेड हैपनिंग वाज कि लोगों ने जो हम बात करते थे उसकी तरफ फोकस करना शुरू कर दिया, उस कंटेंट को लाइक करना शुरू कर दिया। बुरा भी लगता होगा लोगों को, मगर वो टॉकबिलिटी, वो पर्सनैलिटी के साथ आ गया, ये एक लाउड माउथ देसी ब्रांड है जो हर चीज के अंदर अपने आप को रोल इन कर लेता है।
So then we started working on more loudmouth stuff. हमने इसका स्लोगन निकाला, थोड़ी फास्ट थोड़ी फ्यूरियस, फ्रॉम टू फास्ट टू फ्यूरियस, और वो रिक्शे की बैक पे पूरा रिक्शा ट्रक कार्ड के साथ ब्रांड करके किनाल पे निकाला. Again there was talkability, brand equity बन रही थी. और this is what we would do. We would pick up सुल्तान राही के एक इन्फोग्राफिक के नीचे जस्ट ब्रिंग इट लगा के मीम्स निकाल दी, टी शर्ट्स निकाल दी. हम ये डिफरेंट स्टार्टअप उन पे जाते थे, आपका जो ये एक्सपो डेमो डेज वगैरह होते थे. सो लॉट ऑफ टॉकबिलिटी, लॉट ऑफ जनरल कंटेंट. लोग आके मिलते थे, यार ये ब्रांड क्या है, आप हमें बताओ, सर्विस क्या है. सो हमने वो पुल क्रिएट करना शुरू कर दिया ट्रैवल के लिए. तो नेटफ्लिक्स लॉन्च हो रहा है पाकिस्तान में, we would come and talk about it. So because we were so small, again we cannot use these logos or personalities on our memes, but we were such a small brand generally कि किसी को मसला नहीं होता था ये क्या बात कर रहे हैं. people would wait. आज लाहौर में, आज कराची में ये एक्टिविटी हो गई है, किसी ने किसी को पत्थर मार दिए और वो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो गई है, ट्रैवली इस बारे में क्या बात कर रहे हैं. So we had this cult following with us. So post Travely, I moved to Careem. Careem was still young then in Pakistan. We had recently raised $60 million, और उसमें से थोड़े से पैसे हमारे पास इधर आ रहे थे. Compared to Travely, Careem was slightly reserved और थोड़ा premium brand था compared to Travely. So यहाँ पे पहले तो हमने इसके safety features build किए कि okay, it's going to be very fine कि you're getting into a ride with someone. और फिर हमने कहा कि ये जो राइड हेलिंग सारा बिजनेस है, ये कम्युनिटी सेंट्रिक बिजनेस है. सो व्हाट वी स्टार्टेड टू डू वाज के हमने लाहौर, कराची, इस्लामाबाद का हर इवेंट, लिटरली हर इवेंट, फैशन शोज, फूड फेस्टिवल्स, अगर कोई ब्रांड लॉन्च हो रहा है उसके साथ, कोई अवार्ड्स हो रहे हैं उनके साथ जाके पार्टनरशिप की. अगर कोई फ्लावर शो भी हो रहा है तो वी वुड बी देयर, आवर कियोस्क वुड बी देयर, जस्ट टू शो द कम्युनिटी we as a brand are here for you, we are here to move you, or you can depend on us. Again वो promo codes होते थे. At first we used to run after these all these activities और community events से please हमारे साथ partnership कर लो. मगर जब उन्होंने ये मैच में देखा कि करीम हर हफ्ते 2 इवेंट्स पे है, 3 इवेंट्स के ऊपर है, people started approaching us again. So वो talkability, वो trust build हो गया around the brand. So I managed 2 brands. Travely, on the other hand, was a very small scale loudmouth brand. Careem was slightly different but very community centric brand. Now I'm working to build Careem Engineering as a brand in Pakistan. Again वो बहुत different category है. उसके pillars हम technology, innovation और region, इस region के हिसाब से build कर रहे हैं. So this is my experience with the branding. एक्सेलेंट. और हम आपकी तरफ फिर आएंगे. टेक्नोलॉजी ब्रांड्स जो स्टार्टअप्स हैं उनके हवाले से कुछ आपसे टिप्स लेंगे कि कैसे टेक ब्रांड्स अपने आप को ब्रांड बनाने की कोशिश कर सकते हैं. मीठा हमारे यहाँ रिवायती तौर पे आखिर में खाया जाता है, तो उमर हुसैन मैंने आपको आखिर में रखा है ताकि आप हमें हमारी कॉन्वर्सेशन में थोड़ी सी मिठास डालें. सर, ओवर टू यू. अस्सलाम वालेकुम. अच्छा, बड़ी ज़बरदस्त और सबकी स्टोरीज अमेजिंग. और ब्रांड इज मेरा भी यही है कि शुरू से इट्स नॉट जस्ट कि एकदम आपको मार्केटिंग निकाल लें और वो ब्रांड बन जाता है, ऐसे नहीं बनता. इट इज द पर्सन जो शुरू से बिल्ड अप और जो द गाय बिहाइंड द थिंग, वो किस तरह से उसको लेके चलता है. तो स्वीट टूथ, आई ओन स्वीट टूथ. सो वी आर करंटली 17 रेस्टोरेंट्स ऑल ओवर पाकिस्तान. तो मेजॉरिटी हमारे लाहौर और लाहौर से ऊपर है. तो हाउ डिड इट ऑल स्टार्टेड और सारा किस तरह, तो इसकी एक जर्नी पीछे से समझनी बड़ी ज़रूरी है कि मेरे ऊपर क्या इम्पैक्ट था. किस तरह भी तलाल, ही इज़ एन अमेजिंग फ्रेंड टू, इसने अभी 7th ग्रेड से बताया. तो मैं सारी चीज़ें ना इनका कहाँ से इंसेप्शन होता है और कहाँ पे ये फ्रूटफुली कहाँ पे निकलते हैं और क्या होता है, बिल्कुल बचपन से आपकी चीज़ों में ये चीज़ें इंस्टिल होती हैं. आई रिमेंबर कि मेरी माँ ने मुझे व्हेन आई वाज इन ग्रेड 1 तो मुझे एक बात सिखाई थी कि किसी से हाथ मिलाने से ना 10 नेकियां मिलती हैं. ठीक है, तो मैं छोटा होता था तो 1 से ना मेरी ये आदत थी कि मेरे सामने से कोई गुजर नहीं सकता था. आई यूज्ड टू स्टॉप एंड आई यूज्ड टू शेक हैंड्स एंड आई यूज्ड टू काउंट माय डीड्स. मैं नेकियां गिनता होता था कि मैंने आज कितने लोगों से हाथ मिलाया. मतलब बड़ी स्कूल एंटर होते हुए मैं अपने गार्ड से हाथ मिलाता था, आया से हाथ मिलाता था. मेरे सामने से कोई बच्चा गुजर नहीं सकता था, मैं उसे रोकता था और हाथ मिलाता होता था.
हुआ क्या कि हर कोई मेरा दोस्त था, पूरी लाइन मेरी दोस्त, जहाँ असेंबली से पहले मैंने सबसे मिलना होता था, मैंने अपनी साथ वाली लाइन से मिलना होता था, लेफ्ट वाली लाइन से, मतलब वो क्रेजीली सारे देखते थे ये पागल आ गया और इसने सबसे हाथ मिलाना है, ठीक है। एंड आई यूज्ड टू थिंक कि अगर हाथ मिलाने से 10 नेकियां मिलती हैं तो जफ्फी डालने से 20 मिलती होंगी, ठीक है। तो मैं आई यूज्ड टू गो क्रेजी। उससे हुआ क्या कि मैं लोगों को मिल रहा था, दोस्तियां बन रही थी, एक मेरा कोई दुश्मन नहीं था, एंड आई वाज फॉन्ड ऑफ वाचिंग पीपल स्माइल, क्योंकि हर कोई हंसता होता था, देखता होता था। पहली जो मेरा उस खाने का मुझे शुरू से शौक था, मुझे पता था कि आई वांट टू डू दिस। अब ग्रेड 3 की बात है कि हमारे स्कूल में वो 0 पीरियड्स शुरू कराए थे। तो 0 पीरियड के अंदर वो एक एक्स्ट्रा करिकुलर पीरियड होता है जिसके अंदर आप फर्स्ट एड या मार्शल आर्ट्स या कुछ और ऑप्ट करते हैं। तो उसके अंदर एक कुकरी क्लब था, तो आई ऑप्टेड फॉर कुकरी क्लब। अब उसके अंदर 20 लड़कियां थी और मैं अकेला लड़का था। तो जो स्टार्ट किया, पहली क्लास हुई, उसके बाद में टीचर ने कहा कि अगले दिन हमने बेकिंग करनी है, तो आपने घर से ना बेकिंग ग्लव लेके आना है। तो हमारी माएँ सादा घर आके मैंने कहा कि यार मुझे ना बेकिंग ग्लव टीचर ने मांगा है। तो मेरी माँ कहती, मतलब हमारी सादा माएँ बिरयानियाँ बनाती हैं, कढ़ाइयाँ बनाती हैं, तो खुद घर पे डेकोरेशन की तरह माइक, मतलब जो ओवन दूसरे वाला होता है वो डेकोरेशन के तौर पे यूज होता है, यूज तो कभी-कभी होता है। तो मामा ने कहा कि बेटा तुमने क्या करना है? मैंने उन्हें बताया कि मैंने ना आई जॉइंड कुकरी क्लब। वो अगले दिन स्कूल आई, उन्होंने आके देखा कि भाई कौन-कौन है, कि कौन से काम में पड़ गया ना मेरा बेटा। तो शी मेड मी ऑप्ट फॉर मार्शल आर्ट्स। उन्होंने मुझे कुकरी क्लब से छुड़वा के मुझे मार्शल आर्ट्स में करा दिया। तो वो ड्रीम जो था वो उसी दिन किल हो गया हुआ था। मेरी पहली बिजनेस ट्रांजैक्शन वाज, जो मुझे याद है, दैट वाज इन ऑलमोस्ट ग्रेड 2, मतलब ग्रेड 3 इसी के अराउंड था। तो हमारी कैंटीन, स्कूल की कैंटीन से एक ना 1 रुपए की 2 टॉफियां मिलती होती थी, जो मेरे घर के पास वाले स्टोर से 1 रुपए की 4 मिलती थी। तो मुझे, छोटा था, मुझे पता नहीं था कि, मुझे था कि शायद उसे पता वो महंगी खरीद रहा है और यहाँ से सस्ती मिल रही है। मैंने क्या किया, मैंने अपने 10 रुपए इन्वेस्ट किए, 10 रुपए की मैंने घर के पास वाले स्टोर से 40 टॉफियां खरीदी। अगले दिन मैं स्कूल चला गया, क्योंकि कैंटीन वाला सबसे तो मैं मिलता होता था, कैंटीन वाला भी दोस्त था। उसको मैंने 40 टॉफियां दी कि मैंने आपसे ली थी, आप मुझे 20 रुपए दे दें। उसने मुझे 20 रुपए दे दिए, पहले दिन आउट ऑफ क्यूटनेस दिए होंगे। वो मेरी जिंदगी का ऐसा दिन था कि आई थॉट कि माय लाइफ हैज बीन फिगर्ड आउट, आई एम गोइंग टू मेक सो मच मनी। मैंने घर से कभी पैसे नहीं लेने और बस मेरी तो जिंदगी सेट हो गई ना। तो आप सोचते हैं कि यार ये तो बस, अब मैं रोजाना अभी 20 लूंगा, कल मैं इसको 40 करूंगा, अब शेख चिल्ली बन जाते हैं और आप सोचते हैं कि ये पूरा आपके सामने बन गया। तो बहरहाल वो 20 रुपए मिले, 20 रुपए ला के मैंने 20 रुपए की 80 टॉफियां खरीदी। और मुझे अभी तक याद है, वो शॉपर में घुमा रहा था और मतलब मुझे था कि आई वाज एक्साइटेड, बैग में डाला कि अगले दिन मैं जाके इसे दोबारा बेचूंगा। अगले दिन स्कूल गया तो मुझे इतनी डांट पीटी, मतलब वो जो कैंटीन वाला था उसने कहा चल भाग जा। तो उसने यही किया ना, आई वाज सो, मतलब मुझे इतना एम्बैरेसमेंट इतनी ज्यादा थी, मैं तकरीबन महीना डेढ़ आई डिडंट गो टू द कैंटीन, मतलब मैं घर के लंच का इंतजार करता था। तो बहरहाल अब वो वाला उम्र जो लोगों से हाथ मिला रहा था, चीजें कर रहा था, अब मेरा नेटवर्क ग्रो हो रहा था। आई डिडंट न्यू व्हाट आई वाज डूइंग, बट आई वाज फ्रेंड्स विद एवरीबॉडी। पूरा स्कूल मेरा दोस्त था, पूरी, जब आप ओ लेवल्स के अंदर आप एकेडमीज में शुरू हुए तो पूरी एकेडमी से आपके दूसरी स्कूल्स वाले सारे दोस्त बनना शुरू हो गए। तो मैं जिधर जा रहा था, मेरी आदत थी हाथ मिलाना। मतलब वो आदत इतनी ज्यादा थी कि अगर मैं किसी शादी के ऊपर जाऊं तो मैं जनरल हाई नहीं कर सकता। अगर 50 लोग बैठे तो आई गो टू ईच एंड एवरी वन ऑफ देम एंड शेक हैंड्स इंडिविजुअली। ये मेरी आदत है। मैं, मतलब मुझे बड़े बाद में जाके रियलाइज हुआ कि लड़कियों से हाथ नहीं मिलाना होता, मैं शुरू से मिला रहा था। और जैसे थोड़े बड़े हुए तो पता चला कि भाई ये तो आपको बड़ी बड़ी एम्बेरसमेंट फेस करनी पड़ती है। आई वाज नॉट अकस्टम्ड टू इट। तो मतलब छुट्टी टाइम के टाइम पे हमारी जो मेरी फीमेल दोस्तें होती थी मेरे से अब बताती हैं कि हम लोग तुमसे दूर हो जाते थे कि तुम सबसे हाथ मिलाते हो, तुम्हारे कभी भाई लेने आया हुआ है, कभी कोई लेने आया हुआ है। तो वो बड़ा, वो वाली चीज थी। अब सारे मेरे दोस्त थे तो मेरे पास एक बहुत बड़ा सेट था लोगों का। तो दैट इज व्हेन मुझे अपनी उसी टाइम के ऊपर मेरी दोस्ती शुरू हो गई विद डिफरेंट, क्या कहते हैं, बैंड्स। और हम लोगों ने कॉन्सर्ट्स कराना शुरू कर दिया। मेरे पास ऑडियंस थी और कॉन्सर्ट्स है, तो मैंने कहा हम लोग कॉन्सर्ट्स के ऊपर आ जाते हैं। तब आई बिल्ड अप अनदर ब्रांड दैट वाज नॉक्शियस टीज के नाम से। मुझे, हमें कॉन्सर्ट के लिए स्पॉन्सरशिप चाहिए थी, तो वो रिजेक्ट हुई, तो उसके ऊपर मैंने, uh, एक ब्रांड शुरू कर दिया। बहरहाल वो किया, अब उसी टाइम के ऊपर आई,
उस एज के अंदर जब ब्रांड के अंदर घुसा और चीजों में आया तो मुझे नजर आया कि हमारी दूसरी कम्युनिटी, लोग बड़े मतलब सप्रेस्ड और वो सारा कुछ था। मेरी ट्रैवलिंग होती थी यूएस वगैरह के अंदर, तो मेरा एक्सपोजर बहुत ज्यादा था। आई वाज मतलब मैं खाने का बहुत शौकीन इंसान था। तो पाकिस्तान में मुझे हमेशा ना अच्छा खाना और अच्छी वाली चीज़ों की वो चीज़ रही कि हमें कुछ अच्छा खाना, कोई अच्छी आइसक्रीम्स नहीं मिलती, डेजर्ट्स नहीं मिलते। मैंने एक और ब्रांड शुरू किया रिवोल्ट के नाम से, वो भी बंद हुआ। वो क्योंकि मेरा फोकस एक्सपोर्ट था, हम लोग आई वाज द यंगेस्ट एक्सपोर्टर फ्रॉम पाकिस्तान। मेरी पहली शिपमेंट मैंने एक्सपोर्ट की थी व्हेन आई वाज 16 इयर्स ओल्ड। फिर 17 के ऊपर by the time I was in my bachelor's का first year, तो I had 125 stitching machines, जो मैंने 5 stitching machine से शुरू किया था। तो एक्सपोर्ट ग्रो कर रहा था, चीजें कर रहा था। अब साथ साथ रिवोल्ट मेरा एक ब्रांड था, वो शुरू किया हुआ था। और जब मेरी एक्सपोर्ट उससे खराब हो रही थी तो आई हैड टू शट डाउन रिवोल्ट। जो रिवोल्ट में बंद करने लगा हूँ तो आई हैड दिस थिंग कि मैंने कभी फूड के बिजनेस में आना है। तो दैट इज व्हेन आई, वो वाली जगह क्योंकि रेंट वगैरह पे किया हुआ था, तो आई, मुझे बस एक शौक था, वो जो बचपन की एक क्लास ली हुई थी उसका शौक था, तो आई गॉट इनटू इट। अब स्वीट टूथ, व्हाट इट डिड टू मी वाज, इट्स मोर ऑफ अ प्लेटफॉर्म दैट हैज इनेबल्ड मी टू डू थिंग्स दैट आई ऑलवेज वांटेड टू डू। फैक्ट्री में मसला मुझे ये आ रहा था कि मैं अब एक ऑफिस के अंदर कैद हो गया था। वो वाला उम्र जो सबसे मिलता होता था और सबका दोस्त था, वो अब एक मैन्युफैक्चरिंग देख रहा था और वो एक ऑफिस के अंदर कैद था। और सारी लोगों से मिलना खत्म हो गया, चीजें खत्म हो गई, तो आई वाज मिसिंग दैट। तो जब मैंने स्वीट टूथ शुरू किया तो वो वाला उम्र केम बैक, क्योंकि मैं दोबारा मार्केटिंग हर किसी को मिलता होता था, कस्टमर सर्विस उस टाइम के ऊपर कोई देता नहीं था। दिस इज 2010-11। तो मैं खुद बाहर खड़ा होकर हर कस्टमर को एंटरटेन करता था, हर कस्टमर से हाथ मिलाता था। तो मुझे वही वाला, अब सबको लगता था कि तब इतना फ्रेंडली एनवायरनमेंट किसी और रेस्टोरेंट का नहीं था, किसी और जगह का नहीं था जहाँ पे ऑनर खड़ा हर किसी को मिल रहा हो। तो मैं छोटा था और मैं सबको मिल रहा था, एक एंगेजमेंट थी और मुझे खुद मजा आ रहा था। अब क्योंकि मैं एक, इट वाज अ ब्रांड बिल्ड ऑन हैप्पीनेस, हम लोगों ने फिर ब्रांडिंग के अंदर बड़ी चीजें यूज की। मतलब वी वर द फर्स्ट वन टू एक्चुअली हायर, क्या कहते हैं, ट्रांसजेंडर्स। हम लोगों ने मार्जिनलाइज्ड के लिए काम करना शुरू किया। अब क्योंकि सबसे पहला मुझे याद है, मैंने एक शेफ हायर किया, तो हमारी सीलिंग काफी लो थी, तो वो शेफ मेरे से लड़ रहा था कि मैं तब तक किचन में काम नहीं करूंगा जब तक मैं शेफ कैप नहीं पहनूंगा। तो दैट डे आई न्यू कि मुझे किसी शेफ के ऊपर डिपेंड नहीं करना था। आई नीड टू लर्न एवरीथिंग बाय माई सेल्फ एंड आई नीड टू डेवलप SOPs, ताकि मैं कभी ब्लैकमेल ना हो सकूं। तो मैंने ना उसी दिन उसको अल्लाह हाफिज किया कि यार इस तरह काम नहीं होगा। तो मैंने SOPs बनाना शुरू किए। जब SOPs बनाए तो मुझे ये पता चला कि यार अब तो मैं किसी को भी हायर कर सकता हूँ। तो मुझे किसी कुक और शेफ और किसी स्पेशल बंदे को तो हायर ही नहीं करना। तो मेरी हायरिंग बड़ी मजे की होती थी। मैं उन लोगों को हायर करता था जिनको कभी कोई हायर ना करे। तो मेरी HR की डेवलपमेंट बड़ी फर्क थी। तो आई स्टार्टेड हायरिंग ट्रांसजेंडर्स, वो भी बड़ा एक्सपीरियंस था। और वी स्टिल हैव अ होल टीम ऑफ ट्रांसजेंडर्स वर्किंग एट स्वीट टूथ। मैं कभी इसको मीडिया वो नहीं देता क्योंकि दे आर द रेगुलर पीपल, व्हाई डू वी हैव टू उनको एक अलग करने की क्या जरूरत है। फिर आई स्टार्टेड क्रिएटिंग जॉब्स फॉर पीपल हु वर, मैं बड़े डिफरेंटली एबल्ड, डिसेबल्ड कहता हूँ। तो वो जो डिफरेंटली एबल्ड है, दे आर अमेजिंग। वन ऑफ माय बेस्ट एम्प्लॉइज हैड बीन अ वेरी डिसेबल्ड पर्सन। अब हम लोग, जब मेरे पास वो चीज आई तो उससे मैंने अपनी कम्युनिटी के अंदर जिन लोगों को कोई जॉब नहीं देता था, मैंने उनको हायर करना शुरू कर दिया। फिर ब्रांड की अप्रोच मेरी बड़ी फर्क रही। आई वांटेड टू पेनिट्रेट इनटू पीपल्स लाइव्स। हमने क्या करना शुरू किया, अब जिस तरह हमारा एक बड़ा मशहूर था डेथ बाय चॉकलेट शेक, इट पेक्ड अप, इट वेंट वायरल, एवरीबॉडी वेंट क्रेजी, बहुत आगे गया। उसके साथ मैंने क्या किया, अब शादियों का एक बड़ा ट्रेंड है हमारे घरों के अंदर, लेकिन उसके अंदर साथ ही होता है कि शादी एक बेटी और एक लड़की वाले घर के ऊपर बोझ होता है। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि स्वीट टूथ आपकी साली बनेगा। तो हम लोगों ने आपकी शादी के ऊपर जो शेक पिलाई है, दूध पिलाई की जगह हमने शेक पिलाई शुरू कर दिया कि हमारा बंदा शेक जाके जो दूध पिलाई, हम आपकी साली बनेंगे, हम पैसे नहीं लेंगे, लेकिन हम साली बन के शेक जो है वो हम लेके जाएंगे। उसकी प्रेजेंटेशन और उसकी वो डेवलप की। अब हुआ क्या कि हम लोगों के लाइफ इवेंट के अंदर पेनिट्रेट कर गए, तो वी आर पार्ट ऑफ देम नाउ। ठीक है, वो किया। फिर इस तरह के हमारे मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज माय मेन गोल और मेन चीज जिसके ऊपर मैंने अपने ब्रांड को ग्रो किया। हम लोगों ने, हर कोई हमसे एथिक्स एक्सपेक्ट करता है कि हम लोग एथिकल होंगे, हम लोग हर चीज एथिकल करने की कोशिश करेंगे। फिर दूसरी चीज, मुझे माउंटेनियरिंग का खुद भी शौक था। मेरे जब मैं एक्सपोर्ट कर रहा था, मतलब आई वाज वर्किंग विद वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड्स इन द US,
ब्रुकलिन एक्सप्रेस था मेरे पास, वॉलमार्ट के साथ मार्क होता था उनका चीफ परचेजर। आई वाज द यंगेस्ट वन, मतलब आई वाज शॉर्टलिस्ट में, मतलब मैजिक शो जो लॉस वेगस में होता है, मैं हर साल उसमें पार्टिसिपेट करता होता था, एट अ स्टॉल एट मैजिक शो एवरी ईयर। तो मतलब मैं कभी जब गोरे आते थे मेरे पास तो हमेशा मैं उनको कभी घुमाने फिराने के लिए पाकिस्तान का सॉफ्टवेयर इमेज देना चाहता था। अब वो सॉफ्ट इमेज हमेशा देना मसला, अब नॉर्थ के अंदर कभी मैं उनको लेके जाता हूँ तो कोई अच्छी जगह नहीं मिलती थी, चीजें नहीं होती, तो मुझे खुद माउंटेनियरिंग और पहाड़ों का खुद शौक था। तो फिर मैंने अपने ब्रांड की कोर अप्रोच चेंज की, मैंने किया हर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, my expansion model was कि whenever somebody Googles Pakistan, so all the places that Google will show is where I wanted my brand to be. तो स्वीट टूथ की एक्सपेंशन उस मॉडल के ऊपर मैंने शुरू की। हम लोगों ने नथिया गली खोला, हम लोगों ने हुंजा खोला, हुंजा में अताबाद लेक खोला, फिर हमने लाहौर में स्वीट टूथ हीरा मंडी इज वन ऑफ माय प्रोजेक्ट्स, उसकी रूफ टॉप से मतलब स्काईलाइन ऑफ लाहौर नजर आती है, तो आई से कि स्काईलाइन ऑफ पाकिस्तान इज विद मी। शाही हमाम 17th सेंचुरी रिस्टोर्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट है, उसके अंदर आई बिल्ड अप शाही बैठक है अब द बेस्ट ऑफ। अब उसके अंदर एक और ट्रबल शूटिंग की मैंने कि जितने भी गोरे आते हैं, जितने भी लोग आते हैं, उनको अलाउ ही नहीं होता कि वो आके जेदी की लस्सी पी सकें, ताज का हलवा खा सकें, सादिक की पूड़ी खा सकें, वो अंदर नहीं जा सकते, उनको रास्ता नहीं पता, उनको चीजें नहीं पता। और दूसरा मसला ये था कि शाही हमाम के अंदर गोरे का फुटफॉल फिर भी था, और हमारे लाहौर के लोग खुद नहीं जा रहे, दिल्ली दरवाजे के रश होते हैं, दे डोंट एक्चुअली गो देयर। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा यार वहां पे हम लोग एक ऐसा पुल दे देते हैं, वी डेड कि हम लोगों ने इन सब के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, जीदे की लस्सी, ताज का हलवा, सादी की पूड़ी, फज्जे के पाए, आरिफा तवा पीस, एंड वी मेड इट अवेलेबल इन वन प्लेस, द बेस्ट ऑफ लाहौर एट वन प्लेस। फिर वो जितना पूरे एक साल में उस जगह ने टूरिज्म देखा था, वो हमने एक महीने में दिया था, और वो सारे लाहौर के लोग केम देयर, हमने सहेलियां, मतलब रमजान में शुरू किया था, इट वेंट वायरल। फिर हमने, अब जब भी आप गूगल करें स्काईलाइन ऑफ पाकिस्तान, तो स्काईलाइन ऑफ पाकिस्तान में आपको कहीं ना कहीं स्वीट टूथ नजर आएगा। अताबाद करेंगे तो अताबाद का व्यू पॉइंट मेरे पास है। आप जब भी ब्यूटी नलतर की बात करेंगे तो उसकी लेक के ऊपर हमारी एग्जिस्टेंस है। फिर उससे डिफरेंट वेंचर्स मैंने शुरू किए, डिफरेंट चीजों के अंदर आया, इग्लूज का एक मॉडल हमने डिप्लॉय किया, इग्लू शुरू किए। आयशा मुमताज जिस टाइम के ऊपर आई तब मैंने रेड्स बार शुरू किया, तो वो बड़ा वायरल था कि वो हर जगह छापे मारती हैं, चीजें करती हैं, तो आई डेवलप्ड अ टैगलाइन कि बिल्डिंग अ प्लेस वेयर आयशा मुमताज वुड लव टू डाइन, सो रेड्स बार वाज माय अनदर रेस्टोरेंट। तो हम लोगों ने जब भी कोई मसला आया, हमने उसके लिए कोई एक ऐसा हल निकाला है कि उसके लोग कर सके। थैंक यू सो मच। मेरे पास 6 पैनलिस्ट हैं, तो जब आप 6 पैनलिस्ट से उनकी जिंदगियों की कहानियां सुनते हैं तो 1 घंटा निकल जाता है, और बड़ी लंबी हो जाती है, और हमारे पास टाइम कम रह जाता है। तो अब हम ये करते हैं कि जल्दी से एक ऐसी चीज जो मैं समझता हूँ स्टार्टअप के जहन में आती है कि यार मैं तो स्टार्टअप कर रहा हूँ, मुझे पैसे कमाने, और ये फैसल साहब आपके लिए सवाल है कि धंधा करना है, पैसे कमाने हैं, ये ब्रांडिंग के चक्कर में क्यों पड़ना है? क्या जरूरत है ब्रांड बनाने की? बिजनेस खड़ा करना है, पैसे कमाने हैं, व्हाई ब्रांडिंग? तो अगर आप थोड़ा सा सर हमें बता सकें, आप मुझे नजर आ रहे हैं। तो बड़ी सिंपल सी बात है, हम पढ़ते हैं कि और सीखा भी है और देखा भी है कि फैक्ट्रियां जो हैं वो प्रोडक्ट बनाती हैं, लेकिन लोग जो है ब्रांड खरीदते हैं, प्रोडक्ट नहीं खरीदते, ब्रांड खरीदते हैं। ये सोचने की बात है। अब देखिए ना, राइस जो है कमोडिटी है, लेकिन आपने एक ब्रांड बनाया, यू हैव टू स्टैंड आउट। मार्केट में फिट नहीं होना, मार्केट में स्टैंड आउट करना है। अगर आप स्टैंड आउट नहीं करेंगे तो कोई भी आपको नोटिस नहीं करेगा। आप जबरदस्त प्रोडक्ट बना लें, आपकी बड़ी जबरदस्त सर्विस हो, अगर किसी को पता ही नहीं है कि आपकी सर्विस क्या है, आपकी प्रॉमिस क्या है, तो कौन आपके पास आएगा, कौन आपकी सर्विस खरीदेगा? अब ये स्टोरीज हमने जो सुनी है, ठीक है ना, इसमें बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। तो देयर इज नो एक्सक्यूज। आपने बिजनेस उस वक्त तक नहीं बनता जब तक आपका ब्रांड डिफाइन नहीं होता, और ब्रांड डिफाइन होता है, हमने भी पहले भी सुना कि कस्टमर से डिफाइन होता है। जुनेद ने बताया डिजाइन थिंकिंग वो पढ़ा रहे हैं स्टैनफोर्ड में, और डिजाइन थिंकिंग है ही कस्टमर सेंट्रिसिटी, कि कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर की लाइफ जर्नी क्या है, उसका अपना दिन कैसे गुजरता है। इसीलिए ब्रांड को हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक होना चाहिए, उसका एक डीएनए होना चाहिए, उसकी जो है यकसानियत होनी चाहिए, वो जो प्रॉमिस करे वो डिलीवर करे। तो आप बेसिकली जब भी कोई चीज़ बेच रहे होते हैं, आप एक प्रॉमिस बेच रहे होते हैं। आप कहते हैं जी ये मेरा बड़ा ज़बरदस्त जो है ना धोबी वाला या धोबी का ब्रांड है आपका, तो आप क्या प्रॉमिस कर रहे होते हैं, ठीक है ना? धोबी का लफ्ज़ इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं आप अपने स्टार्टअप के लिए?
एक NIC में अभी एक कंपनी आई है घर बैठे, ठीक है ना। तो ये मतलब क्या प्रॉमिस कर रहे हैं आप, घर बैठे हुए क्या प्रॉमिस कर रहे हैं आप? लोगों को कह रहे हैं कि जी आपको बाहर आने की जरूरत नहीं है, हम आपको चीज जो है आपके घर में पहुंचाएंगे, कन्वीनियंस के साथ पहुंचाएंगे, ठीक है ना। ये सारी अभी उमर की मैं स्टोरी सुन रहा था, उमर ने एक चीज मिस कर दी रिसेंटली। इन्होंने इस कोविड के वक्त में इन्होंने एक नई अपनी इनिशिएटिव लॉन्च किया स्वीट टूथ से। ये आते हैं आपकी गाड़ी में आपके लिए एक टेबल सेट कर देते हैं और आपको जो है अपनी प्रोडक्ट डिलीवर कर देते हैं, ठीक है ना। वो कहते हैं इफ यू कांट कम टू द रेस्टोरेंट, राइट, वी विल क्रिएट अ ड्राइव इन रेस्टोरेंट फॉर यू, राइट। तो ये इनोवेशंस हैं। अब देखिए एक्सपेक्टेशन है, कस्टमर जो है स्वीट टूथ का, उसकी एक एक्सपेक्टेशन है कि उसको क्या, कहाँ से, किस वक्त और किस कंसिस्टेंट क्वालिटी से मिलेगा। तो ये बहुत जरूरी आंसर है। पैसा ऐसे नहीं आ जाएगा कि आप सिटी में जाएंगे और पैसे आने शुरू हो जाएंगे कि जी मैंने ब्रांड बना दिया, पर सिटी में जाऊंगा तो सब भागे आएंगे। नहीं, जब तक आप कस्टमर पर्सोना के साथ अपने ब्रांड को अलाइन नहीं करेंगे, ठीक है ना, वो प्रॉमिस जो है वो उनको ऑफर नहीं करेंगे, कंसिस्टेंसी नहीं लाएंगे, तो कोई आपकी प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। और वैल्यू जो हम कहते हैं कि जी वैल्यू कैसे बिल्ड होती है, सबसे बड़ी वैल्यू आपकी ब्रांड में हमेशा होती है। आपकी इक्विटी जो है वो आपके ब्रांड के साथ मुंसलिक होती है। ज्यादातर जो मार्केटिंग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कि जी कोका कोला के जो ब्रांड है, उस सिर्फ ब्रांड की वैल्यू जो है $20 बिलियन है। अब तो खैर उससे भी ज्यादा हो चुकी होगी। सिर्फ ब्रांड की वैल्यू, उसके फॉर्मूला और उसके ये, और फॉर्मूला तो खैर उसका जो है वो प्राइसलेस है, बट ब्रांड की वैल्यू जो है वो $20 बिलियन है। तो ब्रांड बिल्ड करना बहुत जरूरी है, उसकी कोई एक्सक्यूज नहीं है। आप बहुत कम पैसे से भी कर सकते हैं। मैंने पटारी को मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी, जब हमने शुरू किया तो हमारे पास बहुत कम पैसे थे, हम बहुत बहुत कम पैसे डाल रहे थे। तो हमने सोचा कि जी हम ब्रांड को कस्टमर के साथ नजदीक कैसे लेके जाए, तो पॉपुलर कल्चर की तरफ हम गए। और पहला जो लाहौर म्यूजिक मीट का इवेंट हुआ, उसके लिए हमने एक रेडी खरीदी, सेकेंड हैंड रेडी खरीदी, सिर्फ 4200 रुपए में रेडी खरीदी। उसको ब्रांड के कलर्स में ड्रेसअप किया, उसमें 2 लैपटॉप रखे और उसको हम ले गए उस म्यूजिक मीट में। सो हियर यू हैड अ रेडी which is part of everybody's lives, and you had laptops. हम ये मैं बात कर रहा हूँ तकरीबन 2015 की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, 5 साल पहले की बात कर रहा हूँ। उस वक्त स्मार्टफोन्स इतने नहीं थे, जो लोग लैपटॉप भी बहुत कुछ करते थे। तो वो हमने वो जक्सटापोज किया, ट्रेडिशन, पॉपुलर कल्चर एंड व्हाट पटारी वाज ऑफरिंग। ब्रांड बनाना बहुत जरूरी है, ब्रांड के बगैर आपका बिजनेस नहीं बन सकता। जुनैद, मैं आपकी तरफ आता हूँ। आपने जब इंट्रोडक्शन आप दे रहे थे अपना, तो आपने एक बात बड़ी मजे की जो हम बहुत सालों पहले भी बात करते थे और आज भी मैं ये चीज लाहौर में भी देखता हूँ, पूरे पाकिस्तान में, कि अगर किसी को बिजनेस खड़ा करना है तो वो गूगल पे जाके नेट पे कोई लोगो उठा लेगा, और पिज्जा के तो कोई 25-30 आउटलेट्स लाहौर में मैंने खुद देखे हैं। और उसको मैं कहता था होप मार्केटिंग के, आपने एक लोगो लगाया, एक नाम रखा और दुकान खोल दी। अब आप इंतजार कर रहे हैं कि कोई आए और आपका धंधा चले। तो ये जो फर्क है बिटवीन जस्ट पुटिंग अ लोगो और साइनेज एंड नेमिंग इट एंड देन थिंकिंग यार बन गया ब्रांड, इसमें और एक रियल ब्रांड बनाने में फर्क क्या है और जरूरत क्या है? फैसल ने कुछ बातें हमें बताई कि बिजनेस को ब्रांड से फर्क कैसे किया जाता है, पैरिटी प्रोडक्ट्स में कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है। बट आप बैठे हैं सिलिकॉन वैली में और आप देख रहे हैं टेक स्टार्टअप्स बहुत सारे, एक बूम आया फिर बर्स्ट आया। अब पाकिस्तान में अगर मैं बैठा हूँ और मैंने स्टार्टअप्स का यहाँ देखा है कि धोबी ऑनलाइन कर दिया, ग्रोसरी ऑनलाइन कर दिया, मतलब हर चीज को ऑनलाइन ले गए, ये एक ट्रेंड है। तो ये आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि जो मदारी का ब्रांड जिसको हम कहते हैं कि डुगडुगी बजाने वाला और एक रियल ब्रांड, इनमें क्या, व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस? मेरे ख्याल से ये सफर जो है वो ब्रांडिंग से ब्रांड मैनेजमेंट तक का जो सफर है, आई थिंक इस सवाल का जवाब इस तरीके से होगा। पाकिस्तान में जो हमारी ही गलती है, जो हम पढ़ाते हैं, जो एक तो लिटरेचर इतना कम छपता है, इतने कम लोग ऐसे ही जर्नल्स नहीं है पढ़ने के लिए, जितने ये एंटरप्रेन्योर्स, जितने लोग स्टार्टअप में हैं। ये 100% हमारी गलती है कि हमने इनके लिए कोई चीज, कोई टेम्पलेट, कोई प्लेबुक छोड़ी ही नहीं है, कोई प्लेबुक बनाई नहीं हमने जो हमें बनानी चाहिए थी, तो इनके पास कुछ है नहीं। तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो यही होगा कि ब्रांडिंग और ब्रांड मैनेजमेंट का जो फर्क है वही हमने कभी क्लैरिफाई नहीं किया। ब्रांडिंग वो वाली चीज है जो आउटसोर्स की जाती है, जो आप अच्छी, अगर बहुत आपको शौक है तो अच्छी एजेंसी के साथ करा ली, वरना किसी हल्की फुल्की एजेंसी से भी करा ली। और आज तो
मतलब ऑनलाइन जाके आप लोगो बनवा लेते हैं। ब्रांडिंग ये सारे आउटसोर्सेबल फंक्शन है, जो कलर, लोगो, ट्रेडमार्क, जो आपका साइनेज लगता है आपकी दुकान के ऊपर। ब्रांड मैनेजमेंट वो एक स्ट्रेटेजिक फंक्शन है, वो फंक्शन है जो सीईओ करता है, जो फाउंडिंग टीम करती है अपने शौक से। स्टीव जॉब्स ब्रांड मैनेजमेंट किया करता था। डेल्टा एयरलाइंस ब्रांडिंग करती है कि जहाज से कौन सा लोगो लगाना है, या पीआईए जो है वो ब्रांडिंग करती है, और कोई और एयरलाइन। तो जो आपने सवाल पूछा कि स्टार्टअप्स के लिए और पाकिस्तान के लिए, इफ आई अंडरस्टूड योर क्वेश्चन राइट, कि ब्रांड मैनेजमेंट अगर किसी को भी जो जिम्मेदारी का एहसास मुझे है, अगर हालात बेहतर होंगे मुल्क के और सोसाइटी के, वो एंटरप्रेन्योर्स के थ्रू ही होंगे। मेरा अपना ये तजुर्बा ये है कि कोई और चीज, नथिंग एल्स हैज वर्कड। रियासत ने कुछ किया नहीं, रियासत कुछ करके देगी नहीं। और बाकी फंक्शंस, हर थर्ड वर्ल्ड कंट्री के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो हर जगह ही होते हैं। द एग्जाम्पल्स दैट आई हैव सीन दैट हैव वर्कड इज, जिस सोसाइटी में बेहतर ब्रांड होते हैं वहां पे बेहतर एंटरप्रेन्योर्स निकल के आते हैं, और बेहतर एंटरप्रेन्योर्स मेक बेटर ब्रांड्स। और जहाँ पे एक थिंकिंग फीलिंग वाले ब्रांड्स होंगे, वहां पे प्रॉब्लम ज्यादा बेहतर सॉल्व होंगी लोगों की। तो अगर सबसे बड़ा मसला लोगों का यही था कि धोबी घर पे नहीं आ सकता था और धोबी को ऑनलाइन ले जाना था, तो दैट इज अ ग्रेट सोल्यूशन। हाउएवर, आई डोंट थिंक दैट वुड बी द होल प्रॉब्लम। प्रॉब्लम हो सकता है टोटली कुछ और हो, कि करना क्या है। तो जहां से आपने जो ये बात शुरू की थी कि योर ब्रांड कैन नॉट बी, जो मदारी होप मार्केटिंग का कोई फ्यूचर है नहीं। और इन अ पोस्ट कोविड वर्ल्ड, जहां हम लोग के अब थिंग्स विल चेंज, जो अब तक की जो रियलिटी थी और अब जो रियलिटी आने वाली है, वो अच्छी खासी बदल गई है। जो अब के एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्टार्टअप्स आज शुरू हो रहे हैं, लॉन्च होना सीड स्टेज में है या सीरीज ए के स्टेज में है अपने, दे हैव टू अंडरस्टैंड कस्टमर्स के पास अब चॉइस बहुत ज्यादा है, कहीं भी हर जगह पे। दिस वर्ल्ड, स्पेसिफिकली पाकिस्तान, स्पेसिफिकली आवर सोसाइटी, डज नॉट नीड मोर ऑफ द सेम थिंग्स। एक और नई ऐप नहीं चाहिए लोगों को, एक और नई फिटनेस ऐप नहीं चाहिए, एक और फूड डिलीवरी सर्विस नहीं चाहिए, लेकिन एक अच्छी फूड डिलीवरी सर्विस अभी भी चाहिए होगी। और उसकी वो चीज वहां से आती है कि व्हेन यू वांट टू बिल्ड अ ब्रांड, व्हाट आर यू चेजिंग? आर यू चेजिंग सक्सेस और आर यू चेजिंग एक्सीलेंस? एंड मेरा तजुर्बा ये है कि मोर ऑफन देन नॉट, एक्सीलेंस कम्स एट द कॉस्ट ऑफ सम शॉर्ट टर्म सक्सेस। जब आपके पता है कि मैं एक्सीलेंस चेज करूं, जैसे फैसल साहब ने बोला, वो जो प्रॉमिस डिलीवर करने के लिए, प्रॉमिस करना एक बड़ा एक्ट है, उस पर डिलीवर करना उससे बड़ा एक्ट है। Once you start doing that, then we start seeing some phenomenal outcomes. I think Khadi is a brand. मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता उसके बारे में, लेकिन जितना मैंने देखा है, मैंने कुछ बनते हुए उसे देखा था। I think it's a phenomenal example. It delivers on its promise. उन्होंने एक चीज करना शुरू की and they keep delivering on that promise. एक और स्टार्टअप, यहाँ पे कुछ स्टार्टअप्स आते हैं। डॉकलिंक नाम का एक स्टार्टअप है जो शुरू हो रहा है पाकिस्तान में, which is all in the healthcare space. तो अभी रिसेंटली वो लोग कोविड-19 के बाद अच्छी खासी चीजें कर रहे थे। सो आई वाज रीडिंग सम ऑफ द पेपर्स, मैं एक सेशन कर रहा था उनके साथ। आई वाज रियली इम्प्रेस्ड। दे वांट टू सॉल्व अ रियल प्रॉब्लम, बिकॉज दिस इज व्हाट दे आर सेइंग कि मसला ये है कि हमारे मुल्क में मॉल ज्यादा है और अस्पताल कम है। हमारे मुल्क में डॉक्टर्स इतने कम है, एक डॉक्टर के पास सिर्फ 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में उनकी कैपेसिटी टू सी पेशेंट्स इज लिमिटेड, और पेशेंट की अपॉइंटमेंट टाइमिंग्स इतने बहुत मुश्किल होते हैं। So they want to increase the capacity of each doctor to be able to see more patients, because that is what we're going to need. और वो पूरी फाउंडिंग टीम उस प्रॉब्लम को हल कर रही है बैठ के कि हम कैसे कैपेसिटी बढ़ाएं। तो when you have genuine innovation, genuine excellence, ब्रांड बनना उसके बाद पॉसिबल हो जाता है, और फिर ब्रांड बनाने में मजा भी आता है। So I think that is the thing that, you know, chase excellence. If anybody is listening, अगर आपने बहुत अच्छी बात की। मुझे याद आया कि मैकडॉनल्ड्स के जो यहाँ पे फ्रेंचाइज ओनर थे अमीन लखानी, उनसे मैं एक दफा समझ रहा था कि जब वो लाए थे तो किन चैलेंजेस का उन्हें सामना। उन्होंने मुझे बताया, यार 1400 पेज का इतना मोटा मैनुअल था, ओनर्स मैनुअल, जो हमें थमाया गया था। और उन्होंने कहा, मैंने सबसे पहली फ्रेंचाइज जब लेने से पहले बाथरूम भी साफ किए थे जाके मैकडॉनल्ड में, क्योंकि उन्होंने कहा वहां से शुरू करेंगे आप समझना कि मैकडॉनल्ड क्या है। वो सिर्फ बर्गर नहीं हम बना रहे, उसमें एक एक स्टेप, जिस रिगर की आप बात कर रहे हैं, एक्सीलेंस की, कि वो रिपीटेडली हर जगह दुनिया में कहीं भी आप मैकडॉनल्ड खाएं, आपको वही टेस्ट मिले, वही हेल्थ मिले, हाइजीन मिले। उसके पीछे एक बहुत बड़ी फनकारी है, यानी कि बहुत रिगर है, बहुत मेहनत है,
और जो चीज हम समझते हैं कि सिर्फ लोगो लगाने से और एक साइन लगाने से वो चीज हो जाएगी और कंसिस्टेंसी नहीं होगी, जो फैसल ने कहा, आपने कहा, बिल्कुल अच्छी बात की आपने। Aisha, if you were to launch Nike in Pakistan today as a startup, what do you think would be 1, 2, 3 key branding sort of tips that Nike would have picked up along the years in their global journey, and what would they do differently today in Pakistan? Yeah, sure. It's a great question. Well, first of all, I think Nike in its early days was a really amazing kind of model of a startup. So I've just recently read Shoe Dog by Phil Knight, our founder. It's a pretty interesting take on the origins of a company like Nike here in the States. But when I think about Pakistan and some of the learnings that I could take to the startup world, I think of maybe 4 things when it comes to branding. The first I think about is representation. So much I think of what we're starting to do is understand the power of representation. Again, I said it at the beginning when I was introducing myself, but how important it is to represent new narratives that don't see the light of day, that are core to a culture or society, or gives people a new perspective on issues that they care about. I think that is incredibly important for brands and even startups in this day and age. I think that is actually a really easy thing to bring in and take to heart and put into action. I think representation matters, and that will be a huge part of what we see coming out of this pandemic, is I think how people will build equity and equality into the brands that they're starting. Second to that, something I think I've learned a lot about at a brand like Nike is the idea of authenticity and being authentic to who you are, to what you know, to your core consumer, the mindset of the people that you are serving. I think authenticity is a huge part of what we do every day, day in and day out. When I say authenticity, I mean cultural authenticity. Do you have the credibility, the understanding, the established, I think, point of view that you can then build a brand off of that gives your consumers, I think, the trust and the interest for them to take part or to sign up. So authenticity is a big part of what Nike, I think, prides itself on. And so I've had a lot of learnings in what being authentic is versus what it is not. So I think any startup should spend a lot of time understanding very specifically who its consumer base is, who its core customers are, what they care about beyond just the solution that you're bringing them. What are the social issues that they care about? What is on their mind? What makes them wake up in the morning? I think the ancillary elements of a customer's life are really important to how you build your brand and how you serve them holistically and intentionally. So I think I would think a lot about authenticity and how to do that within the cultural landscape of a place like Pakistan. Third, I would say this idea of cultural currency. So I think you build it up through authenticity, through representing new narratives. But there's a sense of credibility that I think you can have once you do those two things and you really understand what are the insights that make your consumer move or take interest or take action or mobilize their community. I really do believe that in a post-pandemic or post-COVID world, that the brands that are going to be most well known are going to be the ones that are mobilizing the everyday person to become a champion of their community and to change the community that they're living in, rather than looking to, major celebrities or aspirational figures that oftentimes we cannot achieve to be. So I think building credibility from the ground up is a very important kind of key step in that. And then lastly, I'll just say connection and communication. So
one thing I've learned working in a corporate setting is just the volume and the amount of people and the different amounts of mindsets that I'm dealing with on a daily basis. So I think if you have a very strong company communication, and I've seen a lot of amazing brands do that recently. I think Airbnb was one of the most recent that I've seen be very, very transparent, very, very communicative in the struggles that it's going through with its employee base. So I think a lot of the credibility, authenticity, and cultural currency that you can build up starts with your own employee base, how you talk to them, how you empower them, how you provide autonomy to your employees is a huge part of, I think, maybe the startup mindset that I would bring to life if I was operating in a place like Pakistan with the knowledge of a brand like Nike behind me. So I think those 4 things are where I would start. But yeah, that's what I think about when I think about starting a brand and building a narrative in the startup world. Excellent. Now, very quickly, we have very little time. मैं एक्सपोर्टर हूँ. मुझे ये पता लगा जब शुरू में मैं चावल में आया कि हमारा चावल इंडिया खरीदता है और पैक करके मेड इन इंडिया करके बेचता है. तो मैंने कुछ बायर से पूछा कि क्यों नहीं लेते, तो उन्होंने कहा यार आपका परसेप्शन जो है ना मेड इन पाकिस्तान, उसमें 2 नंबरी आती है कि आप सैंपल कुछ भेजते हैं, माल कुछ भेजते हैं. तो मेरा सवाल ELO के भाई से है, उमर से. उमर, ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है मेड इन पाकिस्तान का, ये स्टार्टअप को कितना फेस करना पड़ता है और आपने कैसे इसको ओवरकम किया? उमर, आप हैं हमारे साथ? हाँ जी हूँ मैं, जरा वो अनम्यूट कर रहा हूँ. अच्छा जी, बेसिकली जब हम लोगों ने ये कंपनी शुरू ही की थी 2013 के अंदर, तो तब भी क्योंकि आपको पता पाकिस्तान में तो कोई बंदा ट्रस्ट करता ही नहीं है किसी को. वो तो कहता है जब मैंने पहले पैसे तो किसी को देने नहीं है, पैसे लेके दौड़ जाते हैं लोग. और अगर आप देखें भी अगर हम लोग, अब तो जरा बहुत बेहतर हो गया है, लेकिन पहले अगर हर बंदे की एक हॉरर स्टोरी है ऑनलाइन परचेज के अंदर, बिकॉज वो कोई चीज वो देखता कुछ और है, मिलता कुछ और था. आज भी ऐसे ही है बाय द वे. आज भी ऐसे है, लेकिन अब बहुत से देखें ना, अभी भी पाकिस्तान में अगर आप सेल्स देखें तो मार्केट प्लेसेस आर द लीडर. लाइक दराज बाय फार हैज अ लॉट मोर सेल देन एनी अदर. मतलब सेकंड प्लेस तो 10 टाइम्स उससे नहीं, इतनी बड़ी भीड़ है उनकी. लेकिन अब जैसे ब्रांड्स लाइक सैफायर, ब्रांड्स लाइक खाड़ी, दे आर डूइंग रियली वेल एंड पीपल हैव दैट ट्रस्ट थिंग विद देम कि यार इनकी दुकान है तो ये हमारे साथ इस तरह फ्रॉड नहीं करेंगे. तो हम लोगों ने इसको केटर करने के लिए बैक इन 2013 ये किया था कि वी स्टार्टेड के कस्टमर है, क्योंकि पाकिस्तान में लोगों को साइजेस का नहीं पता था. वो मतलब उन्होंने आज तक देखे ना, हम तो एक्सपोर्ट अगर करते हैं तो एक टी शर्ट एक ब्रांड के लिए बनी हुई है तो उसका मीडियम बड़ा होएगा, अमेरिका के लिए बनी है तो उसका मीडियम बड़ा होएगा, अगर वो यूरोप के लिए बनी है तो उसका मीडियम छोटा होएगा. तो हम लोगों ने उसके साइज चार्ट्स बनाए कि जी ये वाली जो प्रोडक्ट इसका साइज चार्ट है. बट कस्टमर डजंट रीड इट. वो ये समझता है कि पाकिस्तान में चीज बिक रही है तो हर चीज का मीडियम सेम होएगा. ऑनेस्ट मिस्टेक. अब वो बेचारा कहता था यार आपने मुझे एक शर्ट मीडियम की बेच दी है, मुझे वो पूरी नहीं आई, मैंने साइज चार्ट पढ़ा नहीं, मैं एज्यूम कर रहा था कि आउटफिटर्स और ये जो और पाकिस्तान के लोकल ब्रांड्स हैं उसके हिसाब से शर्ट आएगी. तो हमने 2013 में राइट ऑफ द बैट जैसी कंपनी शुरू की 7 डे एक्सचेंज पॉलिसी अनाउंस कर दी, जो कि पाकिस्तान में नहीं थी. फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा यार क्यों मैं 7 दिन करूं, अगर अमेरिका यूरोप के अंदर 30 दिन के अंदर चीज वापस कर सकता है कस्टमर, तो यार मैं क्यों नहीं कर सकता. तो वी वर द फर्स्ट कंपनी इन पाकिस्तान, रिटेल और ऑनलाइन, एनी प्लेस के आप वापस करें हम आपके पैसे आपको रिफंड करेंगे 30 डेज के अंदर. ठीक है, जनवरी या फरवरी 2014 में हमने ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस करा दी. तो उससे बहुत बड़ा जो ट्रस्ट डेफिसिट था तो वो तो वहीं खत्म हो गया. फिर हम लोगों ने ये पॉलिसी तो बना दी, लेकिन कस्टमर को समझ नहीं आती थी कि उसने चीज वापस किस तरह करनी है. तो देयर वाज अ लॉट ऑफ टेलीफोन कॉल्स कमिंग इनटू द कंपनी. हर बंदा फोन, जी मुझे चीज बड़ी आ गई, मैंने इसको वापस किस तरह करना है. तो हम लोगों ने वेबसाइट पे तो लगाया हुआ था, बट पाकिस्तान के अंदर वो कम्युनिकेशन का एक मसला है. दे डोंट गो टू द वेबसाइट एंड लुक फॉर इंफॉर्मेशन. तो व्हाट वी डिड वाज कि हमने फॉर्म डाल दिया पार्सल के अंदर कि भाई ये रिटर्न और एक्सचेंज के इंस्ट्रक्शंस हैं, ये फिल करो, वापस करो, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे. तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीजें हैं
वो ट्रस्ट डेफिसिट खत्म कर दी। फिर हमने थैंक यू कार्ड बनाया। थैंक यू कार्ड के ऊपर लिखा हुआ था कि जी अगर आपको कोई चीज नहीं पसंद आई आप वापस करें, हम उसको कर देंगे, बड़ा क्यूट सा। फिर मैंने ये देखा कि यार मैं अपने पार्सल के ऊपर ही प्रिंट करा देता, तो जो अब हमारा पार्सल जाता है it says कि greetings, if you have anything, if the parcel is not as you expected, you can send the parcel back and we'll refund your money or exchange it for you, और नीचे मेरे सिग्नेचर होता है। So this is our branding। हम लोग के तो मुंह के ऊपर ही हमारी पॉलिसी, अगर आपको चीज जाती है पार्सल के ऊपर ही लिखा हुआ है कि you have 30 days and you can return it within 30 days of purchase and we'll refund your money। तो ट्रस्ट डेफिसिट के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया। फिर हम लोगों के साथ एक ये होता था कि जैसे ही ऑर्डर्स हमारे बढ़ने शुरू हुए तो कस्टमर को, आपको पता पाकिस्तान में ट्रस्ट नहीं है, तो वो कहता है वेबसाइट पे आपकी जो फोटो लगी हुई है ना, ये तो प्रोडक्ट मुझे मिलना नहीं है, तो मुझे ना आप वेयर हाउस में जाएं और डब्बा खोल के जूते की तस्वीर 6 एंगल्स से भेज। अब पाकिस्तान में क्योंकि भाई 3000 रुपए की अगर जूती है उसने तो इस तरह नहीं लेनी ना, 200-300 रुपए के पीछे कस्टमर कहता है कि भाई मेरी तसल्ली नहीं पूरी हुई, मुझे तो ओरिजिनल फोटोज चाहिए। सो अ लॉट ऑफ, इवन इफ यू गो ऑन फेसबुक राइट नाउ, और अगर हमारा एड चल रहा है तो कस्टमर ने लिखा होगा सेंड ओरिजिनल फोटोज। ओरिजिनल फोटो का ये मतलब है कि स्टूडियो वाली फोटो नहीं, डब्बा खोल के शर्ट बाहर निकाल के आप फोटो खींच के भेजो। तो फिर हम लोगों ने ये सोचा कि यार व्हाई डोंट वी मेक अ वीडियो विद अ कैमरा फोन एंड जस्ट पोस्ट इट ऑनलाइन। तो हम लोगों ने ये किया कि जो न्यू अराइवल्स मेरे पास आते थे 20, 25, 30 प्रोडक्ट्स, कस्टमर को तो प्रॉब्लम होती थी कि वो कहता था मुझे मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है, तो हम लोग टेबल के ऊपर रख के उसकी कैमरा फोन से वीडियो बना के फेसबुक पे लगा देते थे। एंड इट काइंड ऑफ सॉल्व द प्रॉब्लम बिकॉज कस्टमर को तो ऑथेंटिसिटी का मसला था ना कि मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है, तो हम लोग तो खोल के दिखा देते भाई ये चीज तुम्हें मिलनी है। बड़ी रॉ फुटेज होती थी, उसमें हमारे से गलतियां भी होती थी, प्राइसेस गलत बोल देते थे, सारा कुछ करते थे, लेकिन उसको ये कन्विंस हो जाता था कि यार जो उसने वीडियो मुझे दिखाई है ना, मुझे चीज वही मिली। तो ये जितने नेगेटिव्स को आपने, बिल्कुल जितने नेगेटिव्स थे आपने उसको पॉजिटिव किया। यही मैं चाह रहा था कि स्टार्टअप को पता लगे कि जहां जहां आपको रेजिस्टेंस मिले उसको, उससे घबराना नहीं है, उसको पॉजिटिव कर देना है, उसको अपने एडवांटेज में तब्दील कर। बिल्कुल। और कस्टमर लिसनिंग बहुत ज्यादा है कि जो कस्टमर की डिमांड है, जो कस्टमर बात कर रहा है वो सुनो और उसको किस तरीके से हम एड्रेस कर सकते हैं। तो हमने तो जो भी पॉलिसी बनाई है, जो भी हम सोशल मीडिया के ऊपर भी काम करते हैं, वी आर ऑलवेज लिसनिंग टू द कस्टमर एंड वी आर ट्राइंग टू कम अप विद अ सॉल्यूशन फॉर हिम कि यार इसकी जो प्रॉब्लम है ना ये सेटिस्फाई हो जाए, इसको मसला ना आए इसके मुझे तो हम मुझे हर तो वक्त पैनल की बातें सुन, सॉरी उमर मैं आपको कट कर रहा हूँ बिकॉज टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है। मुझे जो इस पैनल से समझ आया ना कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान में, बिकॉज पैड़े काम इतने हो रहे हैं कि कोई अच्छा करेगा तो यू स्टैंड आउट, यू नो, कोई अगर ठीक काम करेगा तो वो नजरों में आ जाएगा। Kareem, how are we doing on time? Because I have a couple of questions left. Do we have any time? I think we have got 400 people watching this very keenly. So अगर हम 10-15 मिनट इसको ऊपर कर लें, if that is fine with panelists, so I don't have a problem. जबरदस्त। Okay, so very quickly, तलाल, एक टेक स्टार्टअप पाकिस्तान में उबर को देखता है, करीम को देखता है, एयरबीएनबी को देखता है और वो कहता है यार मैं ये तो नहीं बन सकता। तो क्या ऐसा कर रहे हैं ये जो टेक स्टार्टअप्स पाकिस्तान में करें और वो उतने बड़े ब्रांड बन जाएं? Okay, so मेरे ख्याल से I will just discuss quickly 4 लीनियर से पॉइंटर्स हैं। मेरे ख्याल से जो एयरबीएनबी अमेरिका में कर रहा है, हमारी ऑडियंस थोड़ी सी डिफरेंट है, जो बाइंग ऑडियंस है और जो सप्लाई ऑडियंस है वो भी डिफरेंट है। सो लोकली अगर मैं बात करूं तो जितने भी हमारे इंक्यूबेटर्स, एक्सेलरेटर्स, घर में जो लोग अपने ब्रांड्स बनाना चाह रहे हैं, मेरे ख्याल से ब्रांड इक्विटी बनाने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। सो आई जनरली टॉक अबाउट HIT, दैट्स हैंग इन देयर। अगर आपने अपना कोई स्टार्टअप ब्रांड बनाना है तो यू नीड टू हैंग इन देयर फॉर कपल ऑफ इयर्स। मेरे ख्याल से ईलो जो है वो 2014 में फौरन नहीं बन गया था। एक सर्टेन सब चीजों को, स्वीटो जो है उसको एक सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स लगे हैं, एक सर्टेन नंबर ऑफ कम्युनिकेशन विद इट्स यूजर्स लगा है टू बिल्ड दैट ब्रांड इक्विटी। और इफ यू आर कंसिस्टेंट, इफ यू आर गुड, वो ब्रांड इक्विटी भी बनेगी, आपका ब्रांड भी सॉलिड बनेगा। दूसरी चीज है जो हम करीम में कहते हैं दैट्स आइडियाज आर बुलेट प्रूफ। सो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप होता था जब मैं ब्रांड टीम में था, मैं, तंजीला और जुनैद इकबाल वाज प्रीवियस MD फॉर करीम पाकिस्तान। वी हैड दिस व्हाट्सएप ग्रुप और उसमें हम डेली के कोई 4 आइडियाज, 5 आइडियाज जो हमने एग्जीक्यूट नहीं भी करने होते थे, हम उस व्हाट्सएप ग्रुप में फ्लोट करते थे और एक दूसरे को फीडबैक देते थे कि इसको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और वो हमारे पास एक पूल ऑफ आइडियाज बन गया। सो जब हमारे पास लेट सपोज
कोई आइडिया नहीं है करने को, तो हम व्हाट्सएप चैट में वापस गए, वहां से आइडिया बनाए। अगेन उसको मेजर करते थे कि किस तरीके से इसको हमने लॉन्च करना है, मगर वी वुड नो कि लोग इसको पसंद भी कर सकते हैं, इसको बुरा भी कह सकते हैं। सो वन एग्जांपल इज रिश्ता आंटी कैंपेन, इंटरनेट पे थोड़ी आग लग गई थी उसकी वजह से। So that was supposed to go out on मेरे ख्याल से वैलेंटाइंस डे 2017 में। So मगर उस वक्त कोई बॉम्बिंग्स हो गए हमारे इधर लाहौर में, so उस आइडिया को हमने शेल्फ कर दिया ऑब्वियसली। और so it was more of के उस टाइम पे वैलेंटाइंस डे चल रहा था कि डेटिंग हराम है, वैलेंटाइंस डे नहीं मनाया जाएगा। कंसीडरिंग दैट वी सेड कि यार हलाल तरीका डेटिंग का क्या है, वो रिश्ता आंटी हो सकती है। So हमने उसको मूव करके जब मेरे ख्याल से अगस्त या जुलाई के अंदर लॉन्च किया, so it sparked different views। हमारा टोटल जो उसमें हिस्सा था, that was that we wanted to generate that talkability, that taboo जो उस स्टिग्मा के साथ है। So again लोगों को पसंद आया, लोगों को बुरा लगा। So again ideas are bulletproof, अगर if you believe that you can pull those off, कुछ लोगों को पसंद आएगा, कुछ लोगों को नहीं पसंद आएगा। You are the owner of your brand and I guess considering that आप वो मूव करें। फिर अगेन करीम बहुत ज्यादा कम्युनिटी सेंट्रिक कंपनी स्टार्टअप रहा है। सो मैंने आपको पहले जैसे बताया कि वी वर एट लिटरली एवरी इवेंट, अच्छा हो बड़ा हो छोटा हो, वी वांटेड टू बी देयर, वी वांटेड टू बी विजिबल, वी वांटेड टू पीपल नो के वी आर गोइंग टू बी देयर, हम वहाँ पे होंगे जब उन्हें हमारी जरूरत होगी, हमारी सर्विसेज वहाँ पे अवेलेबल होंगी। इसके अलावा हमने क्या किया, वी डिड बकरा ऑन व्हील्स फॉर 2 years in a row, जिसमें हमने बकरे असल में बेचे, कंपनी का कोई ताल्लुक नहीं था, मगर बकरे खरीदे, उनको लोडर में भरा और बकरे बेचे। बार्बर ऑन व्हील्स, we did a gym campaign कि अगर आप जिम जाना चाहते हैं, we will send you goodies, you need to move out। we even launched an air ride in लाहौर, जो पुराना एयरपोर्ट है वहाँ पे फ्लाइंग क्लब्स हैं उनके साथ पार्टनर किया। जनरली वो 6,000 रुपये पर बंदा लेते थे मेरे ख्याल से, वी बुक्ड इट के 3500 रुपए के अंदर आपको लाहौर की 20 मिनट की एयर राइड करवाएंगे, कजाफी से ऊपर आपको डिफेंस का चक्कर लगाता था। सो we started in-app donations with Shaukat Khanam, with TCF। Again फिर second PSL, so this is an interesting story। so second PSL का हुआ तो our Dubai team logged the PSL, an expensive deal, और अल्लाह की तरफ से हुआ कि उसका फाइनल इधर हमारे पास आ गया। so we got gifted with that final। उसके लिए हमने क्या किया, एक तो हम कर सकते थे ठीक है प्रोमो कोड निकाल दिया, हम वो छक्के चौके के कार्ड दे देते थे, but we decided to go around like 25,000 green caps saying make Pakistan great again। so that was one of our campaign। अगर वो आप फाइनल भी देखेंगे तो उसमें आधा स्टेडियम जो है वो हरे रंग की टोपियां पहन के घूमा हुआ है, और मैं आज भी अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो कभी कभार नजर आती है किसी TCS के बंदे ने पहनी हुई है, किसी और ने पहनी हुई है। so that kept us alive। so आगे मेक पाकिस्तान ग्रेट अगेन और पीछे करीम का लोगो। Lastly, I won't take much time, one of my favorite things was communication and controlling the shock value। what happened is in early days of Careem versus Uber, our parent company, so उन्होंने प्राइस कट किया। प्राइस कट्स थोड़े अगली हो जाते हैं, नुकसान हो रहा है दोनों पार्टीज को, और एक विनर निकलेगा उसमें से, दोनों विनर नहीं निकल सकते। so we were cheaper but our counterpart was controlling the communication so beautifully that they are cheaper। हमने प्राइस कट किया, उन्होंने प्राइस कट किया, मार्केट में था कि दे आर चीपर। कुछ 6 महीने बाद उन्होंने दोबारा प्राइस कट किया 2017 में मेरे ख्याल से। हमने कहा फिर हम बिलबोर्ड्स करेंगे, फिर हम मीडिया करेंगे। आई जनरली एस्केलेटेड दिस के मेरे ख्याल से हमने पहले भी किया था, दिस इज नॉट गोइंग टू बी एनी किसी भी तरीके से प्रोडक्टिव नहीं हमारे लिए होगा, एंड वी विल अगेन बी लाइक the more expensive rides। so जो हम पैसे यूज करना चाह रहे हैं उससे let's build some shock value, let's लोगों को किसी तरीके से relate करने। so the idea was we will hire an ex-cricketer as a CEO, vest him with the power। क्यों क्या कर सकते हैं। so we approached Wasim Akram, again budget ज़्यादा था and it was we could play with that। so we had Wasim Akram onboarded as CEO of Careem। so इससे क्या हुआ, generally जो बात अभी मार्केट में चल रही थी between idling company other company is cheaper, एकदम बात होगी यार एक क्रिकेटर एक टेक्नोलॉजी कंपनी का CEO कैसे बन सकता है, ठीक है। और अगेन वसीम अकरम के नाम से लोगों के दिलों में एक सॉफ्ट कॉर्नर है, ही इज अ पाकिस्तानी आइकॉन, क्रिकेटिंग हीरो हैं हमारे। सो व्हाट हैपेंड वाज वी वेंट लाइव, पहले तो एक प्रेस रिलीज निकली के एक डॉक्यूमेंट लीक हुआ कि वसीम अकरम विल बी जॉइनिंग करेंगे, तो इससे टॉकेबिलिटी जनरेट हुई। सो द काउंटर पार्ट वाज डूइंग दिस मैसिव बिलबोर्ड कैंपेन, वो किल हो गया पहले।
और टॉकबिलिटी जनरेट हुई। एक दिन बाद वी वेंट ऑन फेसबुक लाइव विद जुनैद एंड वसीम अकरम गोइंग लाइव, और उन्होंने कहा कि एज द CEO मुझे एक पावर वेस्ट की गई है और मैं अपनी आवाम के लिए अपने जो प्राइसेस हैं वो 25% स्लैश करता हूँ। सो वो जो पुल था उसका, वो हमें 3-4 महीने तक नजर आता रहा कि जब वसीम अकरम ने, वसीम अकरम वाज नॉट डूइंग एनी मीडिया कैंपेन्स बैक देन। सो एक तो था मैं कोई एक्टिव बंदा लाता, इससे हुआ कि इट वाज मोर ऑथेंटिक, उसको फील आई, और वी केम चीपर। सो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि उसके बाद हमें जो क्वालिटी की कंप्लेंट्स कैप्टन्स की भी आ रही होती थी ना, वो कहते थे कि हमारी वसीम भाई से बात करो, ज़ेंडेस्क से ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, कस्टमर्स आर सेइंग वसीम अकरम से हमारी बात करो। जुनैद वेंट टू दुबई, और वहाँ कैप्टन ने, जिन्होंने उनको एयरपोर्ट से पिक किया, उन्होंने कहा भाई आप तो वो हैं जो वसीम अकरम के साथ फेसबुक वीडियो पे लाइव आए थे, आप करते क्या हैं? सो आई एम जनरली सेइंग उसका इतना मैसिव शॉक वैल्यू था, एक तरह का फ्लड आया था, दैट वी केप्ट एंजॉयिंग दैट फॉर 4-5 months। जनरली सेइंग हर स्टार्टअप है, हर किसी के पास बजट नहीं होता, बट इफ यू कुड प्ले स्मार्ट, इफ यू कुड हैंग इन देयर, ट्रस्ट योर आइडियाज, कुछ अच्छे होंगे कुछ बुरे होंगे। मैंने ट्रैवलिंग के टाइम पे बहुत बुरे आइडियाज भी कोई किए हैं, हर किसी चीज के साथ स्टिक नहीं करती, बट आई गेस द होल थिंग इज कीप गोइंग ऑन एंड मेकिंग अमेंडमेंट्स ऑन थिंग्स दैट यू आर डूइंग रॉन्ग। तो एक ब्रांड एक जिंदा चीज है और उसको अपने एनवायरनमेंट के साथ चेंज करना होता है। उमर, स्वीट टूथ की तरफ आते हैं। अब फूड में हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा लोग ऑनलाइन बेचते हैं, मतलब घरों से पकवान पक रहे हैं और वो फेसबुक पे बिक रहे हैं, कोई ई कॉमर्स साइट नहीं भी है। तो फूड स्टार्टअप्स के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे आज के दौर में, स्पेशली ये पेंडेमिक के बाद? आपके अपने रेस्टोरेंट्स भी जाहिर है बंद हो गए, हाथ भी अब आप नहीं मिला सकते, मुझे तो उस चीज की बड़ी परेशानी है। तो ये मुझे बताएं कि फूड स्टार्टअप्स क्या कर सकते हैं इस पेंडेमिक में? बिल्कुल, रेस्टोरेंट्स का तो बिल्कुल डायनामिक ही चेंज हो गया है। जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं मोस्ट ऑफ देम आर क्लोज्ड, और बाकी सारे डिलीवरीज के ऊपर उसके ऊपर है। इसके अंदर भी हम लोगों ने एक चीज देखें, जब भी कोई मसला होता है तो उसका सोल्यूशन इज द ब्रांड, ठीक है? तभी क्या हुआ है कि सब कोई, हर कोई पैकेजिंग के ऊपर आ गया, हर कोई, मतलब हर कोई घर जो खाना डिलीवर करा रहे, सब महीने से घर में खा रहे थे, घर पे सब तंग आ गए और सबको खाना चाहिए था, ठीक है? जो भी लोग डिलीवरियां करा रहे हैं, डिलीवरीज का एक बहुत बड़ा मसला था कि आप पिज्जा मंगवाते हैं, आप वॉफल मंगवा रहे हैं, आप वो खा के उसके बाद आप उसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, मतलब फेंक रहे हैं, सबकी गार्बेज इंक्रीज कर रही है, सैनिटाइज होके आ रहे हैं जैसे भी आ रहे हैं। मैंने उसका सोल्यूशन ये निकाला कि जो पैकेजिंग है, मैं इको फ्रेंडली और इको टूरिज्म के ऊपर मैं काम कर रहा था, तो मेरे ज़हन में वैसे बहुत आइडियाज है। तो हमने क्या किया, हम लोगों ने लुड्डो की शेप का पिज्जा बॉक्स बना दिया। अब है क्या कि उसके साइडों से गोटियां निकल आती हैं बाहर, उसके अंदर ही उसी के वेस्ट से आप उसको इकट्ठा करके डाइस बना लेते हैं, एंड द टॉप ऑफ द पिज्जा बॉक्स इज अ लुडो। इसी तरह का चेस का है। तो है क्या कि यू डोंट वांट टू वेस्ट दैट बॉक्स, यू गोना हैंग, उसी को आप रखोगे, आप उसके साथ लूडो खेलोगे। अब ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक अब क्या हुआ, लोगों ने पिज्जा तो हमारा फिर भी खा रहे थे, लेकिन एक रिकॉल जनरेट हुआ कि जिसने लूडो खरीदनी है उससे बेहतर है कि स्वीट टूथ का पिज्जा ऑर्डर कर ले, जितने की लूडो आएगी उतने का पिज्जा भी आ जाएगा और वो लूडो भी खेलते रहेंगे। जिसने चेस खेलनी है वो खुद फोन करके हमें बताते हैं कि हमने चेस खेलनी है, ठीक है? अब दूसरी चीज क्या हुई, जिस तरह फैसल साहब ने बताया पहले, हम लोगों ने एक बड़ा एक्सक्लूसिव किस्म की चीज शुरू की कि अब डाइन इन तो हो नहीं रहा, तो हम लोगों ने एक एग्जीक्यूटिव सर्विस शुरू की है, दैट इज ड्राइव इन। ओके, सो हमने दो तरह का चैनलाइज कर दिया कि यू पुल अप योर कार, तो हमारे बॉयज के स्पेशल उन्होंने चीजें पहनी हुई हैं, हर बार ग्लव चेंज करेंगे, सैनिटाइज करेंगे, दे विल इंस्टॉल अ टेबल इन योर कार। तो हमने हर सीट और हर डिफरेंट गाड़ी की चेयर के लिए हमने डिफरेंट किस्म का टेबल बनाया है। एक जो स्टीयरिंग के अंदर लग जाता है ताकि आपको लैप्स के ऊपर ना रखना पड़े, और उस टेबल के ऊपर एक छोटा सा फूल रखते हैं, एक छोटी सी कैंडल रखते हैं और आपका खाना रखते हैं। इसी तरह पीछे वाली चेयर के साथ हम लोग एक टेबल अटैच कर देते हैं। कप होल्डर के ऊपर हम लोगों ने एक टेबल बना दी है कि कप होल्डर के अंदर वो उसकी बेस चली जाती है और ऊपर वो टेबल है, उसके ऊपर हम हर बार एक नॉन वोवन कपड़ा ऊपर डालते हैं और उसके ऊपर एक फूल रखते हैं, और साथ वो करके उसको बिल्कुल हम लोग एक एनवायरनमेंट उसको चेंज कर देते हैं। साथ एक आर्टिफिशियली लिट कैंडल रख देते हैं ताकि वो एक कैंडल लाइट की फील दे, और उसकी सर्विस एक्सक्लूसिव कर देते हैं। तो मसला तो है, लेकिन इसको लड़ना भी है। जब तक ये चलेगा, जब तक वैक्सीन, ये तो नहीं कि हम लोग बंद कर दें। जब ये सारा पेंडेमिक शुरू हुआ था, हमारा सबसे पहला स्टेप, क्योंकि हम लोग तो बहुत एक्टिवली इसका पार्टिसिपेंट रहे। मुझे याद है 21 मार्च को मैं स्वीट टूथ नथिया गली में था और ये सारे मसले चल रहे थे। हम लोग देख रहे थे कि हमने क्या करना है, क्या नहीं करना, बंद करें, क्या करें।
हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले तो हम लोगों ने हर स्वीट टूथ के बाहर, क्योंकि बंद कर रहे थे, लॉकडाउन था, तो हमने चिलर निकाल के बाहर रख दिया कि जो लोग क्या कहते हैं डेली वेजर्स हैं, करीम के एम्प्लॉइज होंगे, उबर के एम्प्लॉइज होंगे, डेली वेजर्स जो कि अब जॉबलेस होंगे, जिनके पास पैसे नहीं होंगे, कुछ सफेद पोश होंगे, खा नहीं पाएंगे, तो हमने चिलर बाहर रख दिया कि अंदर भी चलता रहना है, चिलर बाहर भी चलेगा। तो हमने बाहर हर ब्रांच के बाहर, वी हैव 17 लोकेशंस, तो हम लोगों ने अपने चिलर बाहर निकाल दिए कि डेली वेजर कोई भी अपने घर का बचा हुआ खाने इस चिलर में रख दे और कोई डेली वेजर जाके लेके जा सकता है, ठीक है। तो एक दोबारा कनेक्टिविटी स्वीट टूथ की रही कि ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन समथिंग इज हैपनिंग, दे आर डूइंग समथिंग। तो कस्टमर्स हमारे पास एंगेज होना शुरू हो गए, क्योंकि स्वीट टूथ बंद था लेकिन हम लोगों को खाना दे रहे थे। अब हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ था तकरीबन 20-22 लाख रुपए का खाली लाहौर में। तो जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ, चीजें हुई, तो हमें था कि यार चलाएं कि ना चलाएं। सबसे शुरू में जब बिल्कुल वो था तो एवरीबडी वाज पैनिकिंग, तो हमें था कि यार वी डोंट वांट टू टेक द रिस्क, और हेल्थ है तो वी डोंट वांट टू टेक द रिस्क। तो मैंने कहा हम लोग चाहे 20-22 लाख का स्टॉक है, हम लोग इसके ऊपर कैश ऑन नहीं करेंगे, हम लोग इसको बंद करेंगे। तो जितना वो स्टॉक था, मैंने सारे डॉक्टर्स को, जितने हमारे कस्टमर्स थे बहुत ज्यादा थे, हम लोगों ने हर डॉक्टर्स को हॉस्पिटल्स के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन उन्हीं पैसों का खाना, उन्हीं चीजों के जो मतलब पिज्जा के हमारे पास टॉपिंग्स पड़ी हुई थी, चीज पड़ी हुई थी, जितना स्टॉक था हमने उस सारे को जीरो नल करना था। हम लोगों ने मोल्टन लावा केक्स और सारा कुछ बना के हॉस्पिटल्स में भेज दिया। एक हॉस्पिटल में हमने भेजा तो वहां पे उन्होंने, मुझे फीडबैक आया कि यार आपने लावा केक भी भेजे हैं, वार्ड अटेंडेंट ने भी खाए हैं, उनके एमएस ने भी खाया है, सबको पिज्जा भी मिला है। लेकिन वी विल रियली अप्रिशिएट अगर आप जितने पैसे खाने के लिए दे रहे हो, खाना हम अफोर्ड कर सकते हैं, आप हमें पीपीई किट प्रोवाइड कर दो। अब क्योंकि मैं टेक्सटाइल में रहा, आई हैड बैकग्राउंड, मतलब 9 साल से मैंने टेक्सटाइल छोड़ी हुई थी, मैं फूड के अंदर आ गया हुआ था। तो मैंने कहा यार कितने की होगी किट, क्या होगा। मैंने कहा यार चलें, अब एक हॉस्पिटल से किसी ने आपको कह दिया, किसी डॉक्टर ने, कि मुझे हम 6 लोग बैठे हुए हैं, तो हम लोग पिज्जा खा रहे हैं, लावा खा रहे हैं, तो एवरेज तो बिल हमारा 1500 रुपया तो बन रहा है। तो 1500-2000 रुपए की किट मिल रही है, आप हमें मतलब वो दे देते तो हम लोग आपको दुआएं और देते, मतलब यू सेव्ड आवर लाइव्स। तो उनका कंसर्न वाज सेविंग लाइफ। मैंने, किसी ने कह दिया तो मैंने किट्स ऑर्डर कर दी। मैंने कहा चलो 6 किट्स मैं भी खरीद के ना इनको भेज देता हूँ। तो मैंने ऑनलाइन, हर कोई स्टार्टअप बना हुआ था, हर कोई वाज ट्राइंग टू मेक मनी आउट ऑफ दिस पेंडेमिक, एवरीबॉडी वाज ट्राइंग टू सेल दोस किट। तो मैंने वो देखा, तो मैंने कहा ठीक है, एक बंदा इसी तरह मेरे भी फेसबुक पे बेच रहा था, मैंने उसको आई रोट हिम कि यार मुझे 6 किट्स चाहिए। उसने कहा उमर भाई वरना 4000 रुपए की, आपके लिए 2500 रुपए की। मैंने कहा यार चलो कोई बात नहीं, भेज दो, 6 लोगों को देनी है, खैर है, कोई बात नहीं। वो जो किट मेरे पास आई तो इट वाज अ बिलो स्टैंडर्ड, अ वेरी बैडली स्टिच्ड, गंदी क्वालिटी का गारमेंट, और दैट वाज नॉट इवन द राइट थिंग। तो देख के मैंने कहा यार आप मेरे ख्याल से बाकी चीजें साथ देना भूल गए हैं, 2500 में सिर्फ आपने मुझे ये डोंगरी भेजी है। तो उसने कहा हाँ जी। मैंने कहा ये कितने की, कहता आप शुक्र करेंगे आपको मिली। फिर मैंने उसको अच्छी खासी गालियां निकाली। मेरा ड्राइवर was my सैम्पलिंग मास्टर होता था, ये हमारा, मैंने ड्राइवर को बुलाया, उसने को 5 साल से कभी स्टिचिंग नहीं की थी। उससे मैंने कहा यार खोलो जरा इसको, पकड़ के देखें तो सही स्टिचिंग कॉस्ट क्या आ रही है। मतलब मुझे आदत थी, मैंने फॉरन आई मेड सम कॉल्स, मैंने चीजें, तो उस टाइम के ऊपर फैब्रिक का रेट वो 61 रुपीज मीटर और 189 के अंदर ही गारमेंट बनता था। मैंने क्या किया, मैंने टेक्सटाइल का था, मेरा एक्यूमेंट था, मैं मतलब आई नो ऑल द इंडस्ट्रियलिस्ट, मुझे सब बड़ी इंडस्ट्री का, मैं सबसे छोटा होता था। तो सबके, अब जो बिजनेस के अंदर यंगस्टर्स आए हुए हैं, इनके सबके बाप मुझे जानते हैं, क्योंकि मशहूर था कि एक छोटा सा बच्चा है जो पूरी फैक्ट्री चला रहा है, और स्टार्टअप था वो मेरा। तो बहरहाल आई स्केल्ड अप। अब हम लोगों ने क्या किया, अब हमारे पास इस टाइम के ऊपर 7500 प्लस डॉक्टर्स का डाटा है। रोजाना 500 से 600 डॉक्टर स्वीट टूथ पे वॉक इन करता है टू गेट अ पीपीई। हम लोग 189 रुपीज के ऊपर स्वीट टूथ को, हम लोगों ने पूरे 2 महीने डिजर्ट्स नहीं बेचे, हमने उसको वेयर हाउस बनाया है, हमने वहां पे पीपीईज डॉक्टर्स को उनके हाथों में दिए, हमारा डेटा भी बिल्ड हुआ है, और एक ब्रांड इक्विटी ऑफ 7500 डॉक्टर लव अस। हम लोगों ने 8 हॉस्पिटल्स पकड़े जिनको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पीपीईज देते हैं। जब भी उनकी डिमांड होती है, आई मेक श्योर कि आई सप्लाई, कॉस्ट प्राइस अवेलेबिलिटी कर दी। फिर हमने कॉर्पोरेट्स को बेचना शुरू कर दिया। कॉर्पोरेट्स को बेच के 350 की हम लोग, उसका जो क्वेश्चन प्राइस होती है 189 में एडजस्ट करके हम लोग उसको और डिस्काउंटेड रखते हैं। मार्केट की प्राइस हमने किल कर दी लोगों के सामने। हम फिर मतलब असल में उसका मकसद वाज ग्रेटर देन दैट, लेकिन लोगों ने उसको इतना एफिलिएट किया कि दे आर विलिंग, 7500 डॉक्टर्स जो आते हैं वो ये बोलते हैं कि मतलब उनके आंखों में मैंने आंसू देखे हैं कि वो, उनको लोग 2-2 हजार का जो बेच रहे थे, एक्सप्लॉइट कर रहे थे। दिस इज समथिंग दे कैन नेवर फॉरगेट।
वो हमारे लॉयल 7500 कस्टमर जब आगे जाके 10 लोगों को बोलता है तो कितनी बड़ी ब्रांड बिल्डिंग साथ चलती है। तो एक प्रॉब्लम है तो उसके अंदर सोल्यूशन भी है, और उसकी वजह से इन द लॉन्ग रन हमें फायदा होगा। लेकिन हमें हमेशा पैसे कमाने का नहीं सोचना चाहिए। हमें हमेशा स्टार्टअप्स के लिए मैं हमेशा ये कहता हूँ यार पैसे आ जाएंगे। स्वीट टूथ वाज नेवर अबाउट मेकिंग मनी। अगर इफ इट वाज अबाउट मेकिंग मनी, मैं कभी हुंजा वाला स्वीट टूथ ना खोलता। जब मैंने नथिया गली वाला स्वीट टूथ खोला, वहां पे ग्लव्स नहीं मिलते थे। क्यों? वहां पे सिर्फ पटाखा चिकन मिलता था और अफाक रेस्टोरेंट था। उन्होंने कभी ग्लव्स पहन के कोई चीज नहीं बनाई थी, और लोगों को अंदाजा नहीं था कि टूरिज्म क्या चीज है। मैं पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज देना चाहता था। अब मैंने आपको बताया था कि स्काईलाइन ऑफ पाकिस्तान मेरे पास है। जब भी जो भी गोरा आया है, ड्रू बिन्स्की, वन ऑफ द बिगेस्ट व्लॉगर्स पाकिस्तान में, मैंने उसको होस्ट किया है। डियर एलीन, जो नास डेली इज अ वेरी गुड फ्रेंड नाउ, नास डेली की जो गर्लफ्रेंड है डियर एलीन, उसको मैंने होस्ट किया था। शी स्टेड इन आवर इग्लूज। उसका पाकिस्तान का, उसने ये कह के गई थी वो कि उसका हालांकि बीच में बड़े बैड मिस एडवेंचर्स हुए हैं, रास्ते में बड़े मसाइल हैं, चीजें, हमारी टूरिज्म उस तरह से बिल्डअप नहीं है अभी। तो शी वाज लाइक the only reason I was able to write about Pakistan was कि the kind of hospitality and the way you cocooned us made a difference. तो हम पाकिस्तान की representation एक अपनी existence से अच्छी कर सकते हैं। सही। उमर, थैंक यू सो मच। टाइम शॉर्ट है और ये टॉपिक बहुत वसी है और 6 पैनलिस्ट हैं, तो हम सारा दिन इस पे बातें कर सकते हैं, क्योंकि अभी मेरे पास 150 सवाल और थे आप सबसे पूछने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली आई एम लुकिंग एट द क्लॉक एज वेल. It's 12:47. Kaleem, do we have any questions from the participants, or do we close the session? We have many questions, but I mean, yeah, the time is so in many areas. I guess people have started preparing for Jummah prayers. We have got हमें काफी जगह से मुझे भी messages भी आ रहे हैं कि they wish this session to just keep going on and on. और जिस तरह से आपने कहा, तो इस तरह मैं भी जरा वो भी पल्स देख रहा था, तो कुछ इसी तरह की आ रही थी। लेकिन टाइम का थोड़ा सा अब कंस्ट्रेंट है, और गिवन दैट मैं लोगों को थोड़ा सा बता दूं यहाँ पे कि आज हमारा जो इफ्तार के बाद सेशन है, so since it was Jummah, so we just try to see के how people respond to it. People have been asking us for a session post iftar. So today the second session is around the same topic at 8:30 p.m. Not exactly the same topic. It is about content marketing and storytelling. So it is scheduled at 8:30 p.m. जी काशिफ जी, thank you so much to all the panelists. जी, I'm sorry we couldn't talk more, but time paucity है. But thank you to each one of you. आप बहुत डाइवर्स बैकग्राउंड से हैं और आपने बहुत एलोक्वेंटली स्टार्टअप्स को बताया कि ब्रांडिंग ये बहुत, जिस तरह मैंने कहा, वसी सब्जेक्ट है और इस पे घंटों हम बातें कर सकते हैं. बट आई थिंक ईच ऑफ योर स्टोरीज brought to life some facet of what branding is, and I hope that the audience is taking notes and they'll benefit from it. Thank you so much everyone. बहुत शुक्रिया. Thank you काशिफ साहब. Thank you. Thank you Faisal. Thank you Kashyap. Thank you Junaid. Allah Hafiz. Thank you everyone. Thank you so much panelists. मैं सब ऑडियंस को जाते बता दूं कि the panelists for second session, कुछ लोगों ने भी सवाल किया था, so they are Junaid Aziz साहब will be joining us again inshallah for the second session. He has been doing branding for different brands, so आपको introduction इस session से already हो गया होगा. And right now he is teaching the same subject in Stanford and design thinking as well. Secondly, हमें वहाब गजनवी ज्वाइन करेंगे न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से. इसके अलावा ज़ारा शाहजहान, आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों को उनका ब्रांड ऑलरेडी पता होगा. ज़ारा शाहजहान, शी इज अ क्रिएटिव डायरेक्टर. और लास्टली असदुल हक. So ये 4 पैनलिस्ट हैं. असदुल हक is a commercial director. You can go to his website as well. I'll type in here. It is asadulhaq.com. He's a commercial director. Has been in this industry for 3 years or so. Faisal Saab, the most senior of all, he'll be moderating. So one of today was कि जो most senior होता है, so they are moderating the session. और मेरे ख्याल में इस वजह से भी conversation की quality बड़ी इस session में भी अच्छी गई है. So काशिफ साहब, I am very grateful to you for acting as moderator. हालांकि आप सबको हमें बिठा के lecture भी दे सकते थे सारे subject पे, so but you decided to play moderator role. So I am very grateful to you for taking your time again, second time in as many weeks. So thank you so much everyone. बहुत शुक्रिया जी. Allah Hafiz. See you at 8:30. खुदा हाफिज.